कंफर्म कर देना एक बार कि रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोगों तक पहुंचा कि नहीं। यस सर, स्टार्ट हो गया। ओके सर, ठीक है सर। सर ओके गुड इवनिंग स्नेहेश ज्वाइन किया। इनकी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके ठीक है सर। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा सर, चलो बिजनेस लॉ, हाँ सर, बिजनेस लॉ में पढ़ाई चल रहा है और बिजनेस लॉ में हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं सर? हम लोग बात कर रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मतलब ये तो बिजनेस लॉ का जान है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ का जान है ना सर? ये तो आप लोग मानते ही हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग काफ़ी वाइटल डिस्कशंस कर रहे हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्ट है क्या, इसका सोर्स क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बैकग्राउंड भी जान लिए सब लास्ट कुछ क्लासेस में। फिर लास्ट कुछ वाइटल पॉइंट्स था, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना पड़ता है। फिर ऑफर एक्सेप्टेंस का बेसिक्स, ऑफर एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो मतलब सर क्या बताऊं, ये सब बातें बहुत बार किया मैंने। इवन लास्ट क्लास में सर आप लोगों से मैंने बात किया था सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। किस पे बात किया था सर? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मली टाइप मतलब कुछ अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर क्लासीफाई किया जाता है। तो उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस लास्ट क्लास में डिटेल्स में डिस्कशन हुआ था सर, और कुछ क्लासिफिकेशंस जो लास्ट क्लास में मैंने डिटेल्स नहीं किया था उसको मैं आज करूंगा। ठीक है, जो लास्ट क्लास में क्लासीफाई नहीं हुआ था ऐसा अगर कुछ है तो वो मैं क्लासीफाई आज करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ऐसे डिस्कशंस तो चलेगा सर। ठीक है, तो चलो सर एक काम करते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। हाँ ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार, आप लोग एक बार देख लीजिए सर स्क्रीन को। ठीक है, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों से? यस सर। ओके सर, ठीक है ओके। तो ये रहा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, तो ये बेसिक एरिया ही चल रहा है, बट बेसिक एरिया में हम लोग काफ़ी डिटेल्स डिस्कशन कर रहे हैं सर। आज कुछ केस लॉज भी पढ़ेंगे। हाँ सर, मजा आएगा। केस लॉ में मतलब केस स्टडीज हैं सर। नॉर्मली जैसे जो लोग स्टॉक मार्केट का भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर केस स्टडीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉ में भी बहुत केस स्टडीज होता है सर। ठीक है, मतलब लॉ तो केस पे ही बना हुआ है एक्चुअली, अलग अलग केस बार बार हुआ है। ठीक है, तभी जाके वो लॉ बना है सीरियसली सर। तो आज कुछ केस लॉज भी होगा जो आपको बड़ा मजा आएगा सर, और मैं कोशिश करूंगा जितना प्रैक्टिकल लेवल में हो सके केस लॉ को आपके सामने रिप्रेजेंट करने का, मतलब आपको एकदम जैसे रियल फीलिंग आ जाए सर, जैसे आपको रियल फीलिंग आ जाए। ठीक है, तो कुछ केस लॉज मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा। ये कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस लॉस है। ये सब बिजनेस लेवल में लास्ट 100 ईयर्स 200 ईयर्स में डेवलप हुआ है सर। उसके बाद जाके न्यू लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है सोसाइटी में, इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में। ऐसे 1872 ब्रिटिश पीरियड का लॉ है, जब ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, उस जमाने का लॉ है ये सर। जब इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था उस जमाने में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्ड किया गया था सर। उसके बाद तो ब्रिटिश चला गया तो फिर लॉ चेंज नहीं हुआ सर, लॉ जरूरत नहीं पड़ा ना। जो जितना मतलब जिस चीज में बिजनेस में जो एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेंडमेंट होता गया सर, बीच बीच में अमेंडमेंट होता गया। अमेंडमेंट इन द सेंस, अमेंडमेंट इन द सेंस व्हाट सर? सर अमेंडमेंट, हाँ बोलो सर सुधार। हाँ सर, वेरी गुड। अमेंडमेंट मीन्स समय समय पे जो चेंजेस है वो चेंजेस करता गया। ठीक है, तो वो है, लेकिन लॉ जो है वो बना था 1872 में। ये सब बैकग्राउंड चर्चा हो चुका है, पहली क्लास में हम लोगों ने ये सब चर्चा कर चुके हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर वैलिड वॉइडेबल, ये सब चर्चा भी मैंने कर लिया आप लोगों से। आज मैं आप लोगों से और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, इंपॉर्टेंस का खत्म नहीं है। जब भी बात करो सर इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, सर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिस चीज़ का इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे बता सकते हो, सुबह से उठने से लेके, जेन्युइनली बताना सर, जो फील करते हो वो बताना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कोई ऐसा काम
आप लोग करते हो जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता? जेन्युइनली बताना। जो भी चीज करते हो, जब भी करते हो, ठीक है, चाहे उस काम के लिए आपको डांट भी पड़ता हो, है ना सर? सपोज मानो कि कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग, बट वो काम शायद आपको ठीक लग रहा है बट आपके घर वालों को ठीक नहीं लग रहा है, लाइक पेरेंट्स को ठीक नहीं लग रहा है, बड़े भाई को ठीक नहीं लग रहा है, बट आप करते हो। हाँ, जस्ट टेल मी कि ऐसा कोई काम आप फ्रॉम दी वेरी अर्ली मॉर्निंग, जब से आप उठते हो तब से लेके बेड पे सोने तक, हाँ, ऐसा कोई काम ऐसा करते हो सर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर डे? हाँ, मतलब अगर घर में कोई पूछ ले तो फिर आप यही जवाब देते हो हमेशा, अभी नहीं होगा, अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ सर, अरे जेन्युइनली बताना, क्या ऐसा बोलते हो? येस और नो? यस सर। यस ना? लेकिन लेकिन जब पढ़ाई का बात आता है या फिर जब एग्जाम प्रिपरेशन का बात आता है, तब आप लोग क्या बोलते हो? हाँ सर, सर इम्पोर्टेंट जो है ना वो पहले करा दो, ठीक है, और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है वो जरूरी नहीं है, आप बस इम्पोर्टेंट बता दो। बचपन से लेके ये आदत बना लेते हैं स्टूडेंट कि सर सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दो, सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दो, और मैं हमेशा आपको हर चीज को इम्पोर्टेंट ही बताता रहता हूँ, है ना? तो स्टूडेंट का माइंड सेटअप में ये बात कैसे आ जाता है? दिन में वो जो भी करता है इम्पोर्टेंट है, पर जब भी बात एग्जाम प्रिपरेशन का आता है तो इसमें इम्पोर्टेंट का अलग से सवाल हो जाता है। क्या ऐसा सच में होता है कि इम्पोर्टेंट अलग होता है? हाँ, मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता सर। इस बार फाउंडेशन में एक ही स्टूडेंट था सीए फाउंडेशन का, और फाइनल का आज रिजल्ट निकला है, तो सीए फाउंडेशन से इस बार हम लोग के यहाँ से एक ही स्टूडेंट अपियर किया था। ऐसे तो 3-4 जन थे, बट उनमें से मैक्सिमम ने ऑप्ट आउट कर लिया, किसी का कोविड हो गया था। बट आई होप बहुत लोग जानते होंगे, अरे इसको, आयन को। हाँ, क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स भी बहुत यूज करते थे। सर आयन बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, डिस्टिंक्शन मिला है उसको, ठीक है, 280 या समथिंग कुछ मिला है आउट ऑफ 400। तो अच्छा है सर, आयन को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किया, तो बहुत मेहनत किया। तो आयन का बात में इसलिए मुझे याद आ गया, इम्पोर्टेंस ही बताते बताते, आयन का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था सर कि वो क्लास में सबसे पहला चीज था कि डिस्टिंक्शन कब मिलता है स्टूडेंट को, ठीक है। इसमें टीचर्स का क्रेडिट कितना है मुझे नहीं पता, बट इसमें स्टूडेंट का खुद का क्रेडिट बहुत है सर। मतलब मेरा और मैम का या रौनक भैया का कितना क्रेडिट है, आई सीरियसली मुझे नहीं पता, बट स्टूडेंट का खुद का क्रेडिट, मतलब अगर आयन को डिस्टिंक्शन मिला है, ठीक है, वो फाउंडेशन में अच्छा किया है, मैं पूरा, मतलब मेरे को पूरा पता है कि वो इंटर में भी अच्छा करेगा, फाइनल में भी अच्छा करेगा। बट द मेन पॉइंट इज दैट कि एक स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन कब मिलता है? जब वो बाइफरकेट नहीं करता है पढ़ाई के अंदर। हाँ सर, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। जैसे आयन क्या था, रेगुलर था, ये उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर अच्छा था कि वो क्लास में हमेशा रेगुलर हुआ करता था, कोई भी क्लास वो मिस नहीं करता था। बहुत रेयरली अगर कुछ मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि वो कर नहीं सकता, जैसे कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, ऐसे सिचुएशंस में क्लास ऑफ रखता था, अदरवाइज कभी भी क्लास ऑफ नहीं करता था। और एक चीज था कि वो पढ़ाई में ध्यान देता था, और जो कराया जाता था वो करता था, और टेस्ट वो खुद ही देता था, खुद से टेस्ट देता था और बताता था सर ये देखो मैंने टेस्ट दिया, ठीक है। तो ये उसके अंदर अच्छा था कि वो बहुत मन लगा के पढ़ता था, तो हार्ड वर्किंग था। और आप लोगों को पता ही सर, हार्ड वर्क ऑलवेज पेड ऑफ, हमेशा पे करेगा आपको। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको मिलेगा, चाहे टीचर मेहनत ज्यादा करे कम करे वो अलग बात, ऑब्वियसली टीचर मेहनत ज्यादा करे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा मतलब अच्छा हो जाए, बट फिर भी आपका मेहनत सबसे ऊपर सर। इसीलिए आप भी हार्ड वर्क करोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आयन को आज सक्सेस मिला है, अच्छा सक्सेस मिला है सर। स्टार्ट किया सीए का पहला एग्जाम, बहुत अच्छा दिया है फाउंडेशन लेवल में, तो ये अच्छी बात है सर। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सर, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे तो लास्ट क्लास में कुछ चर्चा हो ही चुका था, जैसे वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, ये चर्चा लास्ट क्लास में हो चुका था। अरे सर आप लोग सुनाई दे रहा है ना, आप लोगों को कनेक्टेड हो या नहीं? यस सर। ओके सर, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, इसके ऊपर बात हो चुका है, लाइक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्या है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब चर्चा तो हम लोगों ने कर चुका, ठीक है सर। आज बात करूंगा सर फॉर्मेशंस पे। अच्छा नहीं, ये भी हो चुका है ना सर, फॉर्मेशंस का बात भी हो चुका है लास्ट क्लास। यस सर, परफॉर्मेंस हुआ आज।
एक्सप्रेस हो चुका है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत गजब चर्चा चल रहा था कि किसी का रास्ते में पड़ा हुआ गुड्स, फाइंडर ऑफ द गुड्स। हाँ सर, अगर रास्ते में चलते चलते किसी का कोई गुड्स पड़ा हुआ है और अगर आपको मिल जाता है तो फिर उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों नहीं करते, वो बाय लॉ। हाँ सर, ये बाय लॉ है, मतलब लॉ आपको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। याद है सर क्वासी? क्वासी इज अ वेरी स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर। रास्ते में किसी का पर्स पड़ा हुआ है, आपने वो पर्स उठाया, आप उठाया तो आप क्या बोले? मैंने उठाया, मेरा है। हाँ सर, यही ना? एक बार मैं एक जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूँ, जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूँ। एक बार मैं और मेरा एक फ्रेंड, तब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ाई कर रहे थे, जॉब टाइम पे नहीं है, पढ़ाई कर रहे थे, मतलब एक पीजी में रहते थे नॉर्थ कोलकाता में। तो वहीं पर हम लोग रात को खाना खाने जा रहे थे सर। तो ऐसे रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास का टाइम था। तो हम लोग एक थोड़ा सा दूर में खाना खाने जाते थे, बिकॉज वहाँ पर एक अच्छा भेज का दुकान था, हम लोग भेज खाते थे। तो एक बिहारी ब्राह्मण का दुकान था, तो थोड़ा बड़ा बाजार के अंदर चला जाता था। रास्ते में चलते चलते एक मंदिर के सामने एक 500 का नोट मिला था, ठीक है। तो देखा मैं था, पर नोट जो था वो मेरा फ्रेंड ने उठाया था, ठीक है। 500 का नोट्स देखा मैंने था, बट मेरे बोलने से पहले वो उठा लिया, ठीक है। मैं देखा और वो उठा लिया, मेरा फ्रेंड जो है। तो फिर वो 500 का जो नोट उठा लिया, तो फिर हम लोगों के बीच में क्या चर्चा चल रहा है सर, बताओ? किसका है 500, मेरा है कि मेरा फ्रेंड का है? हाँ सर, किसी का तो जिसने उठाया सर इन जनरल तो जिसने उठाया, बट ये एक्चुअली किसी का नहीं है ना? ये एक्चुअली किसी का नहीं है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि भाई आज किस्मत अच्छा है, जैसे होता है ना एक स्टूडेंट लाइफ में, कौन इतना इथिक्स का सोचता है? हाँ सर, इसको इथिक्स बोलते हैं सर, कि ये हमारा पैसा नहीं है तो ढूंढो। ऐसे देखो, रात को वहां पर सुनसान सड़क में कोई था नहीं, तो कौन है, किसका पैसा है, किसी को नहीं पता। तो फिर 500 रुपया आपका ही है करेंटली। तो लेकिन अभी मेरे मन में चल रहा है कि जो मेरा नहीं है वो मैं कैसे ले सकता, लेकिन पैसा को फेंकने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि किसी भिखारी को दान कर देते हैं। फिर मैं सोचा, मेरा दोस्त बोल रहा है हाँ ये अच्छा आइडिया है। फिर मैं बोला कि देख, किसी एक भिखारी को 500 टका देने का क्या मतलब है, मतलब हम दोनों के बीच में चर्चा चल रहा है। तो फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि मंदिर में दान पेटी में दे देंगे। फिर पता नहीं रात को क्या चला कि कुछ किताब खरीदने का था। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे को एक किताब खरीदना था, क्यों मैं इस पैसे से किताब खरीद लूं। मैं बोला चल ये तो अच्छा बात किया है। उस टाइम का बात कर रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सही किया गलत किया, मतलब हम लोगों ने, बट एक अच्छा जीके का किताब उस टाइम पे बहुत फेमस पियर्सन ग्रुप का एक किताब था, तो वो वाला किताब उस पैसे से खरीदा था। और वो किताब खरीदने के बाद वो किताब, मैं उसको बोला था कि ये किताब कभी हम लोग अपना नहीं बोलेंगे, ये जब किसी को भी पढ़ने का जरूरत होगा ये किताब उसको दिया जाएगा। तो ये सोच के साथ हम लोगों ने वो किताब खरीदा था। पहले ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा, मेरा कुछ जरूरत था, कुछ एग्जाम पर्पस में मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद वो मेरे फ्रेंड ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वो अपने भाई को दे दिया, और उसके बाद उसके भाई ने उसका भाई जो था सर, मतलब उसका बड़े भाई था, वो खड़गपुर टाउन में ट्यूशंस वगैरह भी देता था, तो वो अपने स्टूडेंट्स को वो किताब शेयर करता था। तो जीके का, पियर्सन गुरु का बहुत फेमस किताब था सर जीके के लिए, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट पियर्सन का जीके का किताब बहुत पॉपुलर जीके का किताब था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह का मतलब जीके का जरूरत हो, मतलब ऑल मतलब बेस्ट जीके किताब में से एक है। तो वो पैसे से 300 350 के आसपास का प्राइस किया था उस टाइम पे, 2011-12 के आसपास का बात कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली में। तो वो किताब था, वो तो किताब को यूज किया एक अलग हिसाब से, लेकिन फाइंडर ऑफ द गुड्स तो मिला नहीं सर। लेकिन अगर लॉ के हिसाब से बोला जाए तो वो क्या करना चाहिए था सर? लॉ के हिसाब से हमें ढूंढना चाहिए था वो 500 किसका है, उसके बाद उसको देना चाहिए था, ये लॉ कहता है, ठीक है। और मैंने और मेरे दोस्त ने जो किया, ये तो बस अपने मन के हिसाब से कर लिया, जिसको जो ठीक लगा। कोई होता तो खाना खा लेता, हाँ, लेकिन चलो हम लोगों ने सोचा किताब खरीद देते हैं। मैं एकदम ट्रू स्टोरी बताया आप लोगों को। तो जो भी हो, ऐसा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बात। तो जो अगर आपको किसी दूसरे का चीज रास्ते में पड़ा मिले, तो लॉ आपको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है उसके साथ, ऑटोमेटिक है। आपका जिम्मेदारी है
कि फाइंडर ऑफ द गुड्स को ढूंढना और उसको मतलब जिसका गुड्स है उसको ढूंढना और उसके उस तक उस गुड्स को पहुंचाना, ठीक है, ये लॉ कहता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जस्ट बोला था पर डिटेल्स नहीं हुआ था, तो चलो सर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। और फिर आज तो सर टाइप्स ऑफ ऑफर में बात होगा, आज ऑफर में जबरदस्त बात होगा सर। तो चले सर, ठीक है, तो कहाँ चला गया ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बोलने लायक तो कुछ है नहीं, आजकल आप लोग ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से समझते हो, आजकल आप लोग ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से समझते हो। अगर मैं ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूं तो ई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, अगर मैं ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूं तो ई कॉन्ट्रैक्ट है क्या सर? वेरी सिंपल, तो एक गजब बात करता हूं सर, मतलब आपको ऐसे दिखाने से मतलब किताब से पढ़ने से अच्छा है प्रैक्टिकली देख लो ई कॉन्ट्रैक्ट को। कहाँ जाना है सर? बिग बिलियन डे सेल आ रहा है, तो चलो फ्लिपकार्ट चलते हैं। सर आपको फ्लिपकार्ट ने पैसा दिया क्या? आप प्रमोट कर रहे हो फ्लिपकार्ट को? अरे नहीं सर, मेरे को क्यों देगा, इन लोगों को पैसा दिया है, ये देखो विराट कोहली को पैसा दिया है, बच्चन साहब को पैसा दिया है, रणबीर कपूर को पैसा दिया है, आलिया भट्ट को पैसा दिया है, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी हो, कमिंग सून बिग बिलियन डे सेल, दुर्गा पूजा आ रहा है ना बंगाल में, फेस्टिव ऑलरेडी गणपति पप्पा मोरिया तो हो गया है महाराष्ट्र में, तो इसीलिए बिग बिलियन वगैरह चल रहा है। तो अभी आएगा, फेस्टिव सीजन है इंडिया का। अब सवाल यही है सर कि जब भी आप ऑनलाइन में कुछ परचेज करते हो, क्या लेना है सर? कपड़ा। ओके चलो फैशन में चलते हैं, फैशन में जाएंगे, टी शर्ट, चलो टी शर्ट लेना है। तो अरे वाह, किसको पसंद आ रहा है अभी पसंद कर लो, मैं दिखा रहा हूँ फ्री में। अच्छा सर, ये टी शर्ट आप जैसे ऑर्डर करते हो, आपके साथ फ्लिपकार्ट का क्या हो जाता है सर? कॉन्ट्रैक्ट। सर देखो एक ये ना आपको अलग अलग लेवल में ऑफर करता है, जैसे ये ऑफर किया आपको, क्या बोला कि भाई 486 का है, लेके जाओ, 14 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, ये क्या है इसका कंडीशंस है, ठीक है, कुछ ऑफर्स है उसका भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, साथ में यहाँ पर बोला कैश ऑन डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल। ओके सर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? शर्त है। आप जब भी ऑर्डर करोगे ये सब कंडीशंस लागू हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसे लिखा होता है सर रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट होता है सर जिसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो पॉलिसी है उसके अंदर नहीं आता। तो जैसे ही आपने ऑर्डर कर दोगे, आपके साथ फ्लिपकार्ट का क्या बन जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, आपके साथ फ्लिपकार्ट का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे, क्या ये मतलब किस लेवल पे करोगे? वर्चुअल लेवल पे करोगे ना सर? अरे ये ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, यस सर, है ना? तो ये वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट है, इसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन में कुछ परचेस करते हो, बदले में फ्लिपकार्ट आपको वादा करता है कि यस आपको प्रोडक्ट भेजा जाएगा, आपके घर में ऑर्डर पहुंचा जाएगा। तो ये सब ई कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट जस्ट कि दिस वन। आप रेलवे टिकट बुक करते हो, इवन आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हो, है सर, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हो, ये भी ई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। आपको मैंने लिंक भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये भी ऑफर एक्सेप्टेंस था, ठीक है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट का तो आज के डेट में अंत नहीं है, आज के डेट में मॉडर्न ये जमाना आ चुका है सर, आजकल मैक्सिमम आपको ई कॉन्ट्रैक्ट ही दिखते मतलब दिखेगा आजकल, ठीक है, मतलब जमाना ई कॉन्ट्रैक्ट का हो गया है। तो मतलब कमिंग 10-20 ईयर्स में हर चीज ई हो जाएगा, हर चीज ई, व्हीकल्स भी ई, कॉन्ट्रैक्ट भी ई, हर चीज में ई जुड़ जाएगा सर, ठीक है। तो ये न्यू जमाने का न्यू लॉ, ओके, इसके बारे में भी बहुत सारा रूल्स बनने वाला है सर, बिकॉज जितना टाइम टू टाइम बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑनलाइन आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, तो इसमें न्यू न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जितना न्यू प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा उतना न्यू न्यू लॉ भी बनता जाएगा। ऐसे ऑलरेडी काफी सारा लॉ बन चुका है, ऑलरेडी काफी सारा लॉ बन चुका है, और भी लॉ बनेगा। आप देखते जाइए, आप भी पढ़ाई के साथ रहोगे, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स बन रहे हो, तो आपका पढ़ाई तो खत्म होगा नहीं सर। प्रोफेशनल्स का पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता तो आप अभी से पढ़ाई बंद कर दीजिए। पढ़ाई का मतलब नहीं कि किताब लेके बैठे रहना, आप खुद को अपडेट करते रहना। इट्स नॉट कि हमेशा किताब लेके बैठे रहो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हार्डवर्क भी करना है और साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। तो हार्डवर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लिया करो, अपने आप को समय के साथ साथ अपडेट भी कर लिया करो। जो समय का चीज होता है, जो पढ़ाई में चेंजेस हो रहा है, समय का जो जरूरतें हैं, आप चेंजेस होते रहो। बिकॉज देखो, समय के साथ अगर बिजनेस चेंजेस हुआ है, बिजनेस के ऊपर बेस करके लॉ चेंज हो रहा है, और आप अगर बोलोगे कि मैं समय के साथ नहीं चलूंगा, मैं समय के आगे ना चल पाऊं सर, बट कम से कम समय के साथ तो चलो।
कम से कम समय के साथ तो चलो। ये मेरा मानना है सर कि हम समय के पीछे नहीं जा सकते, समय के पीछे नहीं चल सकते। जैसे वेस्ट बंगाल में ज्योति बासु एक बहुत बड़ा गलती कर दिया था। ज्योति बासु कौन है सर? सर ज्योति बासु प्रीवियस प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ सर, हाँ सर। तो उन्होंने 2-3 चीज गलत कर दिया था, समय के साथ नहीं चल पाया था। क्या? एक इंग्लिश, हाँ इंग्लिश जो था सर मास के लिए, मतलब मास मतलब मैक्सिमम, ये कोलकाता या कोई भी सिटी में जो लोग रहते थे ना उनका अलग बात, उनको कन्वेंट मिल जाता था। मैं ऐसे तो मैं कन्वेंट एजुकेशन का थोड़ा अगेंस्ट में हूँ, मुझे तो देसी एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है सर सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में अगर आपको कुछ करना है तो आपको इंडिया का कॉन्सेप्ट समझने के लिए देसी एजुकेशन चाहिए, बट ग्लोबल देसी। कैसा देसी सर? ग्लोबल देसी। हाँ, मतलब जो आपको इंटरनेशनल लेवल में लेके जाए, जैसे आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टॉक मार्केट का पढ़ाई, ये सब ग्लोबल देसी है। चलो सर, डिफरेंट पॉइंट। बट मैं आपको जो बताने जा रहा था कि ज्योति बासु ने समय से आगे नहीं सोच पाया था। क्या? एक इंग्लिश समय का मांग था, और 90 के आसपास का जैसे हम लोग के टाइम पे वही था, 90s 80 से लेके, स्पेशली 80 से लेके 2000, मतलब 1980 से लेके 2000 तक का जितना बच्चा लोग है ना प्राइमरी में जाता था गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, उनको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था। क्लास 5 में जाके बंदा ABCD पढ़ता था। और जो पूरा दुनिया के लिए कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बन रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, स्पेशली ये बिजनेस के लिए जरूरी है सर इंग्लिश। तो आप ऐसा एक लैंग्वेज जिसका जरूरत है फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस, अब ऐसे लैंग्वेज को हटा क्यों दे रहे हो? क्या क्या मतलब था? आई डोंट नो, समय के पीछे सोचता। और उसके बाद और एक बड़ा गलती 93 94 के टाइम पे, कंप्यूटर जब वेस्ट बंगाल में आने के लिए रेडी था, पूरा का पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड, वेस्ट बंगाल ने ज्योति बसु या CPIM को गवर्नमेंट बोला कि कंप्यूटर अगर आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे CPIM को हमेशा लगता है कि सोसाइटी में हर चीज बेकार है, गलत है, मतलब ये फीलिंग है। कुछ चीजें काफी गलत था, ठीक है, उसको ठीक किया। जैसे लैंड बैंक कॉन्सेप्ट जो था, मतलब बड़े आदमी से जमीन लेके सबके अंदर बांटना, ठीक है, जिसको मतलब इसको लैंड रिफॉर्म रूल्स बोलते हैं, जो सबसे पहले CPIM ने लागू किया वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये पूरा भारत में एप्लीकेबल हुआ। तो ये उनका एक रिवोल्यूशनरी चेंज था, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये चीज समय के आगे सोचा था CPIM ने, ठीक है। बट जब बात आया कंप्यूटर का, उनका सोच गलत पड़ गया। उनको लगा कि कंप्यूटर आएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, बट उनका सोच ऐसा होना चाहिए था ना सर, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब क्रिएट होगा। लेकिन ये सोच के साथ ज्योति बासु नहीं चल पाए। बाद में उनके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य आए थे वेस्ट बंगाल में CM बन के, उन्होंने अपना गलती सुधारा और सॉल्ट लेक में IT हब बनाया, दैट इज कॉल्ड सेक्टर 5। आज तो सर वेस्ट बंगाल में जो सेक्टर 5 है, न्यू टाउन एरिया है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप में से है, बट नॉट एग्जैक्ट टॉप, नॉट लाइक बैंगलोर, नॉट लाइक हैदराबाद, बट फिर भी ईस्ट इंडिया के अंदर एक अच्छा जगह बना के रखा है। बट अगर वो चीज अचीव करता ना, तो शायद आज बैंगलोर का जो फ्लो है, वो फ्लो शायद बंगाल में होता, ईस्ट इंडिया को मिलता। बट कोई बात नहीं सर, जो तब मिला नहीं, अब सोच के क्या होगा, है ना। तो आई होप कि आप समझ रहे हो सर, इस समय से आगे सोचा करो। ये सब कॉन्ट्रैक्ट समय के आगे या समय के साथ का सोच है, तो अभी ये सब चीज और बढ़ता जाएगा सर। ओके चलो सर, कहानी बहुत सुन ली। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है सर? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है कि नहीं? yes, हाँ, ये एकदम स्टोरी था, बच्चा का खेल था आज के डेट में, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का ना कुछ और भी नाम है सर, इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज। दिस हेल्प्स डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, नोन एज EDI कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सर? माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो माउस में कोई भी क्लिक करने से पहले ना किसी भी चेक बॉक्स में ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि आप जब भी माउस क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका सहमति है। ऐसे आपको बता दो सर, आप जब कोई ऐप डाउनलोड करते हो या फिर जब आप मोबाइल इंस्टॉल करते हो, आपके वहां पर ना लाइसेंस एंड एग्रीमेंट बोल के लिखा होता है, देखना। जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, मोबाइल को या लैपटॉप को आप अपग्रेड करते हो, लाइसेंस एंड एग्रीमेंट का एक पेज आता है कि नहीं आता? ठीक से बताना सर। और उसमें एक ऐसा चेक बॉक्स होता है सर। आप लोगों ने, मैं गारंटी देता हूँ, किसी ने आज तक वो लाइसेंस एंड एग्रीमेंट के बारे में आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन वहां पर लिखा रहता है कि जब तक आप चेक बॉक्स में टिक नहीं लगाते,
तब तक आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगा। आप क्या करते हो, बस लाइसेंस एंड एग्रीमेंट का जो पेज है नीचे आ जाते हो स्क्रॉल करके और टिक बॉक्स में ऐसा टिक कर देते हो और फिर जाके आपका ऐप जो है वो कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। बट एक्चुअली आपके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना सर? क्या रे? यस सर। है ना? लोकेशन अलाउ करने के लिए आपको पूछता है, आपका मोबाइल का डेटा या फोटोज, ठीक है, आपका मोबाइल का फोटो डेटा वगैरह अलाउ करने के लिए पूछता है। तो इवन वहां पर पूछता है ओनली व्हाइल यूजिंग दिस ऐप और फॉर मतलब इन एनी केस आपका डेटा यूज कर सकता है, तब आप अपने हिसाब से क्लिक करते हो। ये सभी चीजें ई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। क्या आपको समझ में आ रहा है सर? फिर बाद में आप ये ना बोलना कि मेरा डेटा चोरी हो गया। हाँ सर, पहले आप खुद अलाउ करते हो और फिर आप, कभी कोई सोचता ही नहीं है, सबको जब कोई इंस्टॉल करता है ना तब उसको जल्दी जल्दी इंस्टॉल करके अपना काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है कि भाई क्या लिखा है लाइसेंस एंड एग्रीमेंट में। पढ़ते हो क्या? नो सर। आज तक कोई है सर, किसी ने आज तक एक भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक भी लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ा हो? कोई भी? सर आप पूछो मुझे कि मैं पढ़ा कि नहीं सर, ट्रूली स्पीकिंग मैं भी नहीं पढ़ा, एक बार बैठ के पढ़ रहा था। फिलअप करने में भी मांगता है। हाँ सर बोलो। फॉर्म फिलअप करने में भी मांगता है वो। हाँ सर, यस सर, फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे भी मांगता है। आप जब इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप करते हो तब भी ये टिक करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें ई कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट बन जाता है। ओके सर, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया। अब आगे बात करते हैं ना सर, जैसे अभी परफॉर्मेंस के बेसिस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका तीन तरह का कॉन्सेप्ट था। अरे कहाँ चला गया रे डिटेल्स? अच्छा, परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस हो गया था, ठीक है, डेफिनेशंस हो गया था। अब बात कर रहे हैं सर परफॉर्मेंस के बेसिस में। अब परफॉर्मेंस के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मली ये भी दो तीन तरह में है सर। एक होता है एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी। एक होता है एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी। वेरी इंपॉर्टेंट सर। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों एंगल से काम बन जाए, मतलब एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों एंगल से। मतलब सर आप लोगों को तो स्टार्टिंग डे से पता है कॉन्ट्रैक्ट अकेला अकेला नहीं होता है। हाँ सर, क्या कॉन्ट्रैक्ट अलोन पॉसिबल? दो पार्टी होना चाहिए ना, एटलीस्ट टू पार्टी शुड बी देयर, एटलीस्ट टू पार्टी। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं। तो दोनों पार्टी का जब दोनों तरफ से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जब वो फुलफिल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। The consideration in a given contract could be an act of forbearance. When the act is done or executed of the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. It's a very simple, sir. Example देखो, when grocer sells sugar on cash payment, आप दुकान में गए हो सर क्या खरीदने? चीनी खरीदने। क्या खरीदने गए हो सर? चीनी खरीदना है और बदले में आपने पेमेंट भी कर दिया कि भाई मुझे 1 किलो चीनी दो, 1 केजी शुगर, और बदले में आपने पेमेंट भी कर दिया। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जो ग्रॉसर है उसने भी आपको चीनी दे दिया, ठीक है, और आप भी बदले में उनको पेमेंट कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मतलब सिंपल बात है, दोनों तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, जो ऑब्लिगेशंस था, जो कंसिडरेशन था। जैसे आपके लिए कंसिडरेशन क्या था? सपोज आपने गया सर ग्रोसरी स्टोर में चीनी लाने, 1 केजी चीनी का क्या रेट है सर? 50, 45, 30, क्या दाम है बोलो? हाँ 45, ओके, याद नहीं आ रहा है सर इसलिए। ओके, तो 1 केजी चीनी 45 रुपीज। तो ये 45 रुपीज किसके पास जाएगा? ये 45 शॉपकीपर के पास, ग्रॉसर के पास जाएगा। वेरी गुड सर, ग्रॉस कीपर के पास, ठीक है, शॉपकीपर के पास, ग्रॉसर के पास। तो आपने 45 उनको दिए, तो ये 45 ग्रॉसरी वाला का जो है उसका कंसिडरेशन है। आपका कंसिडरेशन क्या है? व्हाट इज योर कंसिडरेशन सर? चीनी लेना, जो आपको चीनी मिला है बदले में। तो आप दोनों का कंसिडरेशन भी फुलफिल हुआ है दोनों तरफ से, आप दोनों का ऑब्लिगेशंस भी फुलफिल हुआ है दोनों तरफ से। अल्टीमेटली जब दोनों तरफ का ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाता है ना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड बोलते हैं सर, एग्जीक्यूटेड। ओके, सिंपल बात है सर, एग्जीक्यूटेड। लेकिन सर अब एक बात आ जाता है सर, एग्जीक्यूटरी, अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। याद रखिएगा, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब एक तरफ से काम हुआ है बट एक तरफ से काम कंप्लीट नहीं हुआ। देखो सर, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशंस। तो रेसिप्रोकल तो है ही ना सर, एक दूसरे के लिए करना पड़ेगा। Thus consideration is to be performed in future only
एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल है सर, पर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, जी एग्री किया कि भाई एच को ट्यूशन देगा, a pre-engineering student for the next month and each in consideration promises to pay 1000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. मतलब स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया, दो चीज हो सकता है, स्टूडेंट का पेमेंट हो गया है सर, बट टीचर ने अभी तक पढ़ाया नहीं, मतलब चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट अगर पेमेंट मतलब फीस पे कर चुका है, ठीक है, और टीचर का काम अभी भी बाकी है, तो ये जितना दिन पेंडिंग रहेगा ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाएगा। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, टीचर का कंप्लीट समय लगता है, फीस मिल जाए, बट पढ़ाना कंप्लीट होने में टाइम लगता है, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से काम हो गया है सर, उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अगर उसने पेमेंट कर दिया बट टीचर की तरफ से काम बाकी है, तो फिर वो एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। अब इसका भी ना दो तरह होता है, एग्जीक्यूटरी में दो तरह का हो सकता है, एक यूनिलैटरल, एक बायलैटरल। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट ने अपना काम कर दिया बट टीचर का पढ़ाना अभी बाकी है, ये इसको बोलेंगे सर यूनिलैटरल। मतलब एक तरफ से काम हुआ है, दूसरे तरफ से काम हुआ नहीं है, ऐसे देखो सर। एग्जीक्यूटरी दो टाइप का होता है, एक यूनिलैटरल और दूसरा होता है बायलैटरल। बात को ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट ने पे कर दिया, टीचर का पढ़ाना बाकी है। दूसरा, स्टूडेंट ने भी पेमेंट करना बाकी रखा है, टीचर का भी पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से पेंडिंग है ऑब्लिगेशंस, जब दोनों तरफ से काम बाकी है, तो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी तो है ही, एग्जीक्यूटरी दो तरह का, एक हो सकता है यूनिलैटरल, दूसरा हो सकता है बायलैटरल। चलो सर दो एग्जांपल और देखते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है, अब भी समझ आ जाएगा, फटाफट देखो सर। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, unilateral contract is a one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and other party's obligation is outstanding. Outstanding मतलब यहाँ पर बाकी है। हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब जैसे अकाउंट्स में करते हो आप लोग, आउटस्टैंडिंग पेमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब बाकी है, मतलब अभी भी बाकी है एक तरह से, ठीक है। देखो सर एक दूसरा एग्जांपल देखो, AIM advertises payment of award of rupees 5000 to anyone who finds his missing boy and brings him. AIM ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि पेमेंट किया 5000 टू एनीवन हु फाइंड्स, अवार्ड देगा, बेसिकली अवार्ड देगा 5000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract because B has performed his shares or obligation and it remains for AIM to pay the amount of arrear to B. This type of executory contract is also called unilateral contract. AIM ने एडवर्टाइजमेंट किया था पेपर में कि भाई जो भी मेरा मिसिंग लड़का को ढूंढ के देगा उसको मैं 5000 पे करूंगा। यहाँ पर जो बी है उसने एम का मिसिंग बॉय को खरीद मतलब ढूंढ के दिया, ठीक है। तो जैसे ही बी ने ढूंढ लिया था ना, उसी टाइम पे बी के तरफ से काम कंप्लीट हो गया था। मतलब बी ने उसका मिसिंग, एम की जो मिसिंग बॉय था उसको ढूंढ लिया था, तो बी के तरफ से जो काम हो गया था ना सर, वो यूनिलैटरल है। अभी काम बाकी किसके तरफ से है? एम के तरफ से। एम ने बोला था ना ऑफर में कि मैं 5000 रिवॉर्ड दूंगा, तो वो बाकी है। तो अगर एक की तरफ से कोई काम हो जाए और दूसरे की तरफ से काम बाकी रहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आजकल हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर लेवल में स्टेट में होता है ना, सीएम या पीएम, जो जिसका भी नाम लो, सीएम या पीएम बोलते हैं कि आप मुझे वोट दो तो मैं आपको सोनार बांग्ला बना के दूंगा। कोई बोलता है, क्या बोलता है, विश्व बांग्ला। हाँ, एक ने बोला विश्व बांग्ला बना के दूंगा और एक बोलता है सर सोनार बांग्ला बना के दूंगा। हाँ सर, आप लोगों को कौन सा बांग्ला चाहिए बोलो, विश्व बांग्ला चाहिए कि सोनार बांग्ला चाहिए? जल्दी बोलो सर। एडुकेटेड बांग्ला। हाँ, एडुकेटेड बांग्ला। अरे एजुकेशन बहुत है, घर घर में आजकल घर घर में ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री पढ़ा रहेगा, देख। স্যার অনেক বস্তিতে তো পড়াশোনা হয় না। हाँ, অনেক বস্তিতে স্যার পড়াশোনা হয় না, মানে অনেক জায়গাতেই মানে পড়াফড়া হয়, মানে পড়াশোনা করতে পারে না টাকা পয়সার জন্য। नहीं सर, देख मैं एक चीज बताऊं सर, बेसिक एजुकेशन मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है सर, मैंने अपना स्कूल लेवल का पढ़ाई कितने पैसे में किया था? सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ सर, मेरे स्कूल का फीस था 365 रुपीज एनुअली। सीरियसली, सरस्वती पूजा का चांदा लेके, स्कूल में सरस्वती पूजा का चांदा लेके मैं 365 रुपए। मैं बहुत बूढ़ा आदमी नहीं हूँ सर। हाँ, मैं ऐसा नहीं कि कोई 60 साल 50 साल का कोई इंसान नहीं हूँ, आप समझ रहे हो ना।
मतलब हार्डली आपसे 10 साल पुराना बात कर रहा हूँ, आप लोगों का स्कूल कंप्लीट होने से मैंने भी 10 इयर्स बैक मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ था, ठीक है। আমার तो 11-12 450 টাকা ছিল পার ইয়ার। कितना? 450। 450। आप समझ रहे हो ना सर, देखो मैंने किया 365 में, आप किया 450 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, बेसिक एडुकेशन आज के डेट में अगर कोई लेना चाहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है जानते हो? कंससनेस का। मतलब आप जैसे बोलो ना बस्ती में लोग पढ़ाई नहीं करता है, एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो एक्चुअली बेसिक मतलब कल्चर में प्रॉब्लम है। मतलब जागरूकता होता है ना सर एक, वो जागरूकता में प्रॉब्लम है। मतलब पढ़ाई क्यों करना है अगर ये चीज समझ में नहीं आता है ना। और पढ़ाई मतलब क्या, मतलब देखो बस्ती में जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि भाई पढ़ाई करके क्या होगा, अगर मैं कहीं पर काम करूंगा तो ऐसे उनके पास पैसा बहुत होता है। मैं आपको धारावी का कहानी बताया ना सर, हाँ आपने बस्ती का बात किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ने का जो बेसिक इम्यूनिटीज है ना वो मिसिंग नहीं है। बेसिक एजुकेशन क्या अप टू क्लास 12 क्या कॉलेज तक पढ़ने के लिए हमारे देश में इतना कोई खर्चा नहीं होता। ये बात तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। मतलब हाँ अगर आप बोलोगे सर और थोड़ा कॉलेज स्कूल होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ बहुत स्कूल कॉलेज है, स्कूल कॉलेज की कमती नहीं है। बट प्रॉब्लम जो है ना वो गुड नॉलेज का, सही नॉलेज की कमती है। आप थोड़ा ढूंढ के देखो, ऐसे ना ये बोलने के लिए बहुत कुछ है, गांव गांव साइड में स्कूल का कहाँ कमती है सर। जैसे मैं धारावी के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, धारावी में मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। धारावी जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बस्ती में से एक है सर। शायद आप लोग मेरे बातों के साथ एग्री ना भी हो सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो भी बोलूं आप लोग आंख बंद करके मान लो। बट मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूं, मैं तो आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आप सोचो, सोचने से ही होगा, बाकी आपका नॉलेज आप खुद बढ़ाओगे। मेरा काम है आपको एक बार दिखाना। ये धारावी है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बस्ती में से एक है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, एशिया का नंबर 1, मोस्ट ऑफ इंडोनेशिया का एक बस्ती है जो इसके साथ एट पार में आता है, ठीक है। यहाँ पर सर हर साल हजारों करोड़ का बिजनेस होता है, बट यहाँ पर ज्यादा पढ़ा लिखा लोग नहीं है। बट इनका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इनका इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है सर। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से हर साल केस स्टडीज करने के लिए वहां का टीम विजिट करते हैं धारावी में। यहाँ जो भी बनता है वो एक्सपोर्टिंग चीजें होते हैं सर, मतलब उसका एक्सपोर्ट क्वालिटी भी होता है। मतलब अगर इकोनॉमी वाइज बात किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्चुअली चाहिए, सिर्फ एडुकेशन लेके क्या करोगे सर, गप्पेबाजी करते हैं क्या? मतलब एडुकेशन विथ रियल लाइफ यूज, ऐसा कुछ चाहिए। जैसे अगर मैं नॉर्मल बंगाल का बात जैसे आप किया ना सर, बंगाल में एडुकेटेड लोगों का अभाव नहीं है। हर घर में आपको ग्रेजुएट मिल जाएगा आज के डेट में, स्कूल पास, क्लास 12 पास भी मिल जाएगा, बहुत 10th पास भी मिल जाएगा, मतलब एडुकेटेड है। बट प्रॉब्लम है एडुकेशन विथ प्रैक्टिकलिटी, ये चीज है। इनके पास देखो प्रैक्टिकल एडुकेशन नहीं है, इनके पास प्रैक्टिकल है, फैशन डिजाइनिंग है रे बाबा ये। अरे क्या ये फैशन डिजाइनिंग नहीं है? यस सर। इन्हीं का चीज फैशन शो में पहन के करीना कपूर फैशन शो जीत जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब इनका चीज, मतलब ये जो चीज बनाते हैं ना, ये जो टेक्निक जानते हैं, जो टेलर होता है ना, चाहे सब्यसाची हो या फिर मनीष मल्होत्रा, आई होप आप लोग, मैं जानता हूँ ये सब नाम थोड़ा बहुत, फैशन बॉलीवुड फैशन डिजाइनर, इन्होंने डिजाइन बनाया, बट काम किससे करवाते हैं? इन्हीं से करवाते हैं। मेरा कहने का मतलब है इनके पास शायद एडुकेशन नहीं है, बट जो रियल एडुकेशन चाहिए होता है ना, प्रैक्टिकल इनके पास है। अब प्रॉब्लम क्या है, और अगर मैं नॉर्मल बंगाल का बात करूं, नॉर्मल बंगाल में प्रैक्टिकलिटी थोड़ा कम है, मतलब जो जो जरूरी चीज है वो कम है, सिर्फ किताबी नॉलेज का भरा हुआ डिग्री बहुत सारा है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के लैंग्वेज में बोलो या जगदीश चंद्र बोस, उनका एक बहुत फेमस बात है सर, जगदीश चंद्र बोस का एक बहुत फेमस लाइन है, बोलता है कि एक बांग्ला में ऐसे बोलते हैं कि कलसीते शुधु जल ही भरा हलो, ते जलटा ना पानेर योग्य हलो ना। दैट मीन्स, मैं आपको समझाता हूँ, आपके घर में कलसी है ना, कलश मतलब जैसे जिसमें पानी रहता है सर, घड़ा जिसमें वाटर स्टोरेज किया जाता है। मतलब आप पानी तो भर भर के लिया, लेकिन वो पानी ना तो आप खुद पी सकते हैं और ना ही किसी का प्यास बुझा सकते हैं। ऐसा एडुकेशन का कोई मतलब नहीं है कि बंदा 1 क्लास से लेके 15th क्लास तक पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, 15 मतलब ग्रेजुएशन, फिर भी अगर कुछ को बोलो कि भाई क्या काम आता है, कुछ नहीं। हाँ सर, क्या कुछ गलत बोल दिया? नो सर। हो सर।
15 साल मतलब 15 साल पढ़ाई किया और क्या पढ़ोगे, लेकिन फिर भी काम का पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। ये एक डब्बा सिस्टम बन चुका है। अब सोचो, अब ये सरकार को सोचो, सोनार बांग्ला, विश्व बांग्ला, बहुत कुछ सोचना है। सोचो, मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्यों बोला ये बात जानते हो सर? मैंने इसलिए बोला कि हम तो अपना वोट देते हैं रियल डेवलपमेंट के लिए, बट पॉलिटिशियंस का काम बाकी रह जाता है और वो हमेशा पेंडिंग रह जाता है। इसका मतलब जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तब तक ये यूनिलैटरली रह जाएगा। किसके साथ किसका कॉन्ट्रैक्ट? पब्लिक के साथ पॉलिटिशियन का। हाँ, पब्लिक के साथ पॉलिटिशियन का कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल है। हम अपना वोट दे देते हैं सर, लेकिन वो अपना काम नहीं करते, और काम करते भी तो हमें भुलाने के लिए काम करते हैं। जैसे बच्चा को, रोते बच्चे को क्या करते हैं, ओ बबली, लॉलीपॉप लॉलीपॉप पकड़ा देता है ना सर, हमें लॉलीपॉप पकड़ा के ना थमा देता है। हाँ, हमारे सरकार कर देते जो भी करे हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे देते हैं, बस हम लोग लॉलीपॉप लेके ही खुश है सर। तो ये एक्चुअली लॉलीपॉप का सरकार चल रहा है, जो भी हो, नॉट इन बंगाल, इन ऑल केसेस। आप अपने हिसाब से समझ लो सर। तो क्यों मैंने यूनिलैटरल एवरीवेयर, हाँ, नॉट इन बंगाल, एवरीवेयर, मतलब आपको हर जगह में थोड़ा बहुत दिखेगा। उसी में से जहाँ का जनता, जहाँ का पब्लिक थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूं सर, थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल है, वो लॉलीपॉप से थोड़ा सा आगे बढ़ता है। मतलब लॉलीपॉप की जगह वो बोलेगा नहीं नहीं हमें डेयरी मिल्क चाहिए, ठीक है, तो तब सरकार और थोड़ा अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो मतलब आपको कम से कम बदले में डेयरी मिल्क मिल रहा है, बस। अब कम से कम लॉलीपॉप से हम लोग डेयरी मिल्क तक पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है सर। मैं ये सब याद दिलाने के लिए बोलता हूँ सर, ताकि आपको हमेशा याद रहे। कंट्रोवर्सी करना है करो, मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम अपना वोट देते हैं, दिस इज हमारे तरफ से काम कंप्लीटेड है। ये यूनिलैटरल है बिकॉज पॉलिटिशियन की तरफ से काम बाकी है सर, बहुत सारा काम बाकी है। तो जो भी हो, ओनली फॉर योर रिमेंबर पर्पस। सर बायलैटरल मतलब, सर बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से काम बाकी है। अब इसका थोड़ा मैं अलग जवाब दूंगा, लेकिन पहले किताबी जवाब देख लो सर, पहले किताबी जवाब देख लो। A bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of the both the parties. मतलब चलो किताबी जवाब पहले देख लेते हैं। हाँ, A promises to sell his plot to B. A promises to sell his plot to B for 1 lakhs cash down. Okay, 1 लाख का डाउन पेमेंट करो तो आपको जमीन बेचूंगा मैं, मतलब प्रॉमिस कर रहा है। प्लॉट टू बी फॉर 1 लाख कैश डाउन, बट बी पेज ओनली 25,000। आपको 1 लाख देना था, बदले में आप 25,000 दिए एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मतलब एडवांस होता है सर, एडवांस होता है, एडवांस को अर्नेस्ट मनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यार अर्नेस्ट मनी जो 25,000 यहाँ पर जमा हुआ, एंड प्रोमिसेस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे। ओके, प्रोमिसेस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे, बोला कि मैं नेक्स्ट संडे दूंगा। ऑन द अदर हैंड, ओके, A gives the possession of plot to B and promises to execute a sale deed on the receipt on the whole amount. B ने जमीन दे दिया, 25,000 पे जमीन दे दिया, बट जमीन दे के क्या करेगा, डीड बनाना मेन है ना सर। तो बी ने बोला ठीक है जमीन तुम ले लो, ठीक है, तुम आके तुम्हारा साइकिल बाइक रखना चालू कर दो, बट जब तक डीड तभी बनेगा जब तुम पूरा अमाउंट पेमेंट करोगे। अच्छा बोला ना बी ने भी? हाँ सर, जमीन दे दिया का मतलब क्या है, जब तक डीड बनेगा तभी ना जमीन दिया है। क्या तुम जमीन को पकड़ के बैठे रहोगे सर? हाँ, कि मैंने जमीन मिल गया 25,000 में, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक आपके नाम पे पेपर नहीं बनता तब तक जमीन आपका नहीं। तो बी ने भी अच्छा किया कि भाई जब तुम पूरा अमाउंट दोगे तभी जाके मैं डीड बनाऊंगा, है ना। एकदम बात, मतलब जो करना था वही काम की बात। नाउ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज एन एग्जीक्यूटरी। ए और बी के बीच में जो हुआ है ना, ये एग्जीक्यूटरी है, और ये ऐसा एग्जीक्यूटरी है कि ये बायलैटरल है। कि क्यों बायलैटरल? बिकॉज दोनों तरफ से कुछ करना बाकी है। क्या? जैसे बी के तरफ से क्या बाकी है कि पूरा का पूरा जमीन ट्रांसफर करना, मतलब बेसिकली डीड क्रिएट करके पूरा जमीन ए के नाम पे करना, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, ए प्रॉमिसेस टू सेल हिज प्लॉट। अच्छा, ए के तरफ से काम बाकी है कि जमीन उसको, मतलब बी को ट्रांसफर करना डीड बना के। और बी का क्या है सर, 1 लाख देना था, 25,000 दिया है, तो स्टिल 75,000 का पेंडिंग है ना। हाँ सर बोलो। 75,000 দিলে তবে কমপ্লিট হবে, तबे कंप्लीट हो गए। वेरी गुड सर, मतलब दोनों तरफ से काम बाकी है। तो जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ काम बाकी रहता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल बोलते हैं सर। सर आप लोगों को मैंने यूनिलैटरल के बारे में मैंने पॉलिटिक्स का एग्जांपल दिया,
तो सर बायलैटरल में भी पॉलिटिक्स का कुछ एग्जांपल्स अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये सर जैसे मैंने 2 मिनट पहले पब्लिक को साधु संत बनाया था, बट कोई पब्लिक ना कोई साधु संत नहीं है, मतलब वो बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना धोआ तुलसी पाता, समझते हो ना, मतलब दूध के धूले जिसको हिंदी में बोलते हैं। पब्लिक कोई दूध के धूले नहीं है, ठीक है। कि ये जो गवर्नमेंट अपना वादा नहीं निभाता है ना, या पॉलिटिशियंस, बेसिकली गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट तो सब मिलके हैं, पब्लिक और पॉलिटिशियन मिलके गवर्नमेंट बनता है, बट पब्लिक और पॉलिटिशियंस के बीच में जो ऑफर और एक्सेप्टेंस चलता है, इसमें पब्लिक भी तो अपना वादा पूरा नहीं करता। किस तरह से? बिकॉज पब्लिक सिर्फ सारा का सारा चीज पॉलिटिशियंस के ऊपर थोप देता है कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। अरे भाई तुम्हारा तो भी तो कुछ अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज है देश के प्रति, लेकिन पब्लिक अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कहाँ करता है? हाँ सर नॉर्मल एक सड़क बनता है तो सड़क को ठीक भी हम लोग रख सकते हैं, बट नहीं रखते। आपके घर के सामने एक नदी बहता है, वो नदी को भी आप प्रॉपरली रख सकते। आपके लिए कैनल बनाया गया था, वो कैनल आपने गंदा कर दिया। हाँ सर, जो कैनल आपका पूरा सीवरेज सिस्टम, पूरा ड्रेनेज सिस्टम था आपके शहर का, आप उसको गंदा कर दिए, और फिर पॉलिटिशियंस पे आप आवाज उठाते हो कि भाई ये साफ नहीं करते, वो साफ नहीं करते। भाई गंदा करने के टाइम पे कौन बोला था गंदा करने के लिए? तो भाई तुम पब्लिक भी तो कुछ कर सकते हो, हम पब्लिक भी तो कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग अपना काम भी नहीं करते, सारा का सारा चीजें पॉलिटिशियंस के ऊपर थोप देते हैं। रास्ते में चलते चलते इधर उधर थूक देते, फिर बोलते हैं इतना गंदा। अरे भाई तुम भी तो थूक रहे हो। हाँ सर, हम भी तो थूक रहे हैं, मतलब कुछ तो हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है ना सर। हम लोग घर बनाने के लिए पेड़ काट के घर बनाएंगे, और जब पॉलिटिशियंस हमारे उस जगह को लेके सिंडिकेट करेगा, फिर हम बोलेंगे पॉलिटिशियन डुप्लीकेसी कर रहा है। मतलब आप सिंडिकेट का जमीन खरीद के घर बनाओगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉलिटिशियन सिंडिकेट में अगर पैसा बनाते हैं उसमें दोष बन जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि गलती दोनों एंगल से है। तो दोनों एंगल से गलती है मतलब बायलैटरल है। जब दोनों एंगल से काम बनेगा तभी देश महान बनेगा। कुछ बात समझ में आया सर? कुछ तुम करो, कुछ हम करें, जब दोनों करें तो एग्जीक्यूटेड होगा, और तब तक ये बायलैटरल बना जाएगा सर। ए सर बोलो, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? हाँ, पता नहीं आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट से आपको मतलब पॉलिटिक्स वगैरह सब समझा रहा हूँ। आई डोंट नो, मेरे रैंडमली दिमाग में जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ सर, बट आपको समझ में आ रहा है, ये मेन इंपॉर्टेंट है सर। ओके तो आई होप सर यू अंडरस्टैंड। अच्छा बोलो सर, अभी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, मैं फिर से एक बार समरी करता हूँ सर, फटाफट सुन लो। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों तरफ से एकदम सब कुछ ओके ओके है, बोथ पार्टी अपना अपना काम किया है, बोथ पार्टीज अपना अपना काम किया है। मतलब अगर पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल पे देखो, आप भी अपना वोट सही जगह पे दे रहे हो, आप भी एज ए पब्लिक सही काम कर रहे हो, पॉलिटिशियंस भी अपना सही काम कर रहे हैं। जब ऐसा बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, दोनों तरफ से देश आगे बढ़ेगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ग्रोसरी वाला एग्जाम्पल तो याद ही रहेगा आपको। एग्जीक्यूटरी मतलब एक तरफ से काम बाकी है, एक तरफ से काम बाकी है, या तो आपके तरफ से या तो पॉलिटिशियन की तरफ से। अब अगर दोनों तरफ से काम बाकी है तो भी हो सकता है, या तो एक तरफ से या तो दोनों तरफ से। एग्जीक्यूटरी दो तरफ से हो सकता है, या तो यूनिलैटरल या तो बायलैटरल। बाकी सर किताबी एग्जांपल्स तो आपके पास रहेगा ही, ठीक है। जैसे टीचर्स और स्टूडेंट का पेमेंट के बारे में, यूनिलैटरल बायलैटरल में आपका एडवर्टाइजमेंट का वो 5000 का मिसिंग बॉय वाला एग्जाम्पल, और बायलैटरल में आपका क्या रहे, बायलैटरल में क्या एग्जाम्पल पढ़े हम लोग? अरे वो प्लॉट ऑफ लैंड ए बी के बीच में। हाँ सर बोलो, क्लियर है? बोलो सर बोलो। यस सर। चारों पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर, और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट के एंगल से। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इवन रियल लाइफ में भी इसका यूज बहुत होता है। ओके सर, चलो आगे बढ़े। तो मोटा मोटी नहीं, एकदम एग्जैक्टली क्लियर कट समझ में आ गया सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस वाइज, डेफिनेशन वाइज एंड प्रोफार्मा वाइज, हर तरह से समझ में आ गया कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी फिर से थोड़ा सा डिटेल्स होगा। क्या सर? प्रपोजल या ऑफर। ऐसे तो मैं प्रपोजल और ऑफर के बारे में स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ, बट थोड़ा ऑफर का डिटेल्स होना बहुत जरूरी है सर। मतलब बिना ऑफर का कुछ नहीं होता। हाँ सर, ऑफर होना बहुत जरूरी है। ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्टेंस होगा। सर कौन सा पहले आएगा, एक्सेप्टेंस पहले होगा कि पहले ऑफर होगा? बताओ सर। पहले ऑफर। पहले ऑफर।
है ना, ऑफर पहले होगा ऑब्वियसली, है ना। मतलब इसको ऐसे बोला जा सकता है ना सर कि मतलब अगर दिल में कुछ है तो फिर बोला करो, है ना, तो दिल में छुपा के तो बात। हाँ बोलो सर। অফার না থাকলে অ্যাকসেপ্ট করবেটা কি? एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, वही तो बोल रहा हूँ सर। तो इसीलिए ऑफर बहुत वाइटल हो गया ना सर, क्योंकि विदाउट ऑफर आगे कुछ बात बनेगा ही नहीं। तो फिर ऑफर से इंपॉर्टेंट से और क्या हो सकता है सर? ऑफर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफर होगा तभी जाके एक्सेप्टेंस का बात बनेगा। तो मैं अभी आपको ऑफर के बारे में कुछ स्पेशल बात करूंगा सर, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर या प्रपोजल के बारे में कहा गया है। डेफिनेशन वाइज, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, please point to be noted, जैसा आप सोचते हो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई काम करने के लिए कोई हाँ बोला तभी जाके, मतलब किसी से हाँ सुनने के लिए ऑफर होता है क्या? ना भी वो ऑफर हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, such act or abstinence he is said to make a proposal। मतलब किसी को कुछ करने के लिए या फिर किसी को कुछ ना करने के लिए ऑफर करना, दोनों ही ऑफर होता है। मतलब कुछ करने के लिए विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से रोकना। किसी को कुछ करने के लिए बोलना, उसके लिए ऑफर करना, और किसी को कुछ करने से रोकने के लिए भी ऑफर करना, दोनों ऑफर होता है, दोनों ही प्रपोजल होता है। जैसे बचपन वाला याद करें सर, हाँ बचपन वाला याद करें, आप लोग स्कूल लेवल में करते थे। तुम मानो कि तुम्हारा मतलब तुम लोग एक तो लड़का लड़की सब में होता था, मुझे याद है, एकदम केजी स्कूल का बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग ऐसे बात करते थे, भाई तू ना उससे बात मत करना, अगर तू उससे बात करेगा तो मेरे से बात मत करना। मतलब तुम तीनों में झगड़ा हुआ है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, उस उम्र में क्या लड़का लड़की, बेसिकली फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई होता है। तो आपके साथ किसी का कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, ऑन दैट टाइम पता नहीं चलता कौन किसका बेस्ट है, बट फिर भी आप दोनों एक साथ बेंच में बैठते तो आपको लगता है कि आप लोग ही बेस्ट फ्रेंड हो। तो ऐसे ए बी सी तीनों एक साथ बैठता था बेंच क्लास में, ठीक है। अब बी और सी एक साथ है, बट ए के साथ एक्चुअली बी का लड़ाई हो गया। अब ए बी में लड़ाई हो गया तो बी सी को बोल रहा है कि भाई तू ए से बात मत करना, अगर तू ए से बात करेगा तो फिर मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा। क्या इस तरह का बचपन वाला होता था क्या? अरे यस सर। तो एग्जैक्टली किसी को कुछ करने से रोकना, किसी को कुछ करने से रोकना, ऐसे गलत बात है, बट फिर भी गलत कुछ नहीं है सर, ऑफर है, ऐसा भी ऑफर हो सकता है। सर बिजनेस एंगल से कुछ बताओ ना, अरे वेट कर जाओ, बताते ना भी, ठीक है, बहुत कुछ है। किसी को कुछ करने से रोकना में बिजनेस एंगल में बहुत कुछ है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे सर बात किसी करते को कुछ करने से रोकने में बहुत कुछ अच्छा भी होता है। हैं। कुछ अच्छा भी होता है, यस सर। चलो देखते नहीं, हैं। अगर कोई रॉन्ग वे में जा रहा तो उसको हम लोग रोक ही सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं रोक सकते, एकदम सर, एकदम रोक सकते हैं। तो चलो सर इसके ऊपर प्रैक्टिकल बात करेंगे सर, बिजनेस वाइज। हाँ बिजनेस वाइज, कॉन्ट्रैक्ट वाइज मजा आएगा सर। देखो मतलब नॉर्मली ऐसा लगता है कि विलिंगनेस टू डू, मतलब ऐसे लगता है कि अच्छा उसी के लिए ऑफर होगा, बट नहीं, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग भी ऑफर हो सकता है। यही सबसे खास बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो याद रखिएगा सर, ऑफर और प्रपोजल का ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। हाँ सर, अब चलो सर प्रैक्टिकली समझते हैं तो मजा आ जाए। ओके, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर और प्रपोजल्स। क्या क्या एसेंशियल्स पॉइंट होना चाहिए ऑफर को सॉलिड होने के लिए, मतलब डेफिनेशंस को एनालाइज करना है अभी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। बात को ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सवाल करते हैं, हु इज कॉल्ड प्रॉमिसर और हु इज कॉल्ड ऑफरर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल कर रहा है या फिर जो ऑफर कर रहा है, जिसके तरफ से ऑफर है वही प्रॉमिसर या ऑफरर है। भाई तुम्हारे तरफ से ऑफर था, मैंने तुम्हारे पीछे नहीं गया था, है ना। जब झगड़ा होता है ना, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या फिर आप समझ रहे हो ना सर, जब झगड़ा होता है तब इस तरह का बात सुनने को मिलता है। मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती करने या तुमसे प्रपोज करने नहीं गया था, तुम आए थे मेरे को प्रपोज करने। झगड़ा में लोग बात ऐसे करते हैं सर, मैं सुना हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है सर, जिसके तरफ से प्रपोजल आता है, जिसके तरफ से ऑफर आता है, ठीक है, उसे प्रॉमिसर या ऑफरर बोलते हैं। सर ये सब जो थोड़ा बचपन वाला बात या फिर
मजाक से बात करते हैं, ये जस्ट फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस। हाँ सर आपको ना ये ऐसे बताने का जरूरत नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। अच्छा सर ठीक है। द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी। टू हुम, मतलब जिसको ऑफर किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं सर? ऑफरी। ओके, जिसको ऑफर आप करते हो वो कौन बन जाता है? ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्ट द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी। जिसको ऑफर करते हो वो ऑफरी है, और जब वो ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी बन जाता है। बात समझ रहे हो सर? प्रोमिसर या ऑफरर, ठीक है, बट ऑफरी मतलब ऑफरर ने जिसको ऑफर किया, ऑफरर ने जिसको ऑफर किया वो बन जाएगा कौन? ऑफरर। जिसको ऑफर किया वो बन जाएगा ऑफरी, और ऑफरी अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बन गया प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर। कितना नाम है सर, जैसे कृष्ण भगवान का कितना सारा नाम है, इनका भी कितना सारा नाम बन रहा है। हाँ सर, वैसा ही प्रोमिसर या ऑफरर, जिसको प्रोमिसर जिसको ऑफर कर रहा है या ऑफरर जिसको ऑफर कर रहा है वो बन गया ऑफरी, और ऑफरर ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो बन गया प्रोमिसी और एक्सेप्टर। ओके सर, चलो और कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट था ऑफर का वैलिड होने का। फॉर वैलिड ऑफर, देखो सर, फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। टू डू और नॉट टू डू, करे या ना करे, मतलब करने के लिए या ना करने के लिए, करे या ना करे नहीं, करने के लिए या फिर ना करने के लिए। जैसे ए विलिंग टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी, ए अपना कोई गुड्स है उसको बी को बेचना चाहता है कोई सर्टेन दाम पे, मतलब एक 100 रुपया, 500 रुपया, 1 करोड़ रुपया, जो भी, ठीक है। तो ये विलिंग टू सेल इज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी, ये हो गया आपका टू डू। ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन ए कंपटीशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर बी उसको कुछ पेमेंट कर देता है तो फिर ए वहां पर डांस नहीं करेगा, ताकि बी का बच्चा डांस में फर्स्ट होगा। जानते हो सर, ये सब लोकल लेवल में होता है। हाँ सर, लोकल कम्युनिटी Yes, लेवल में ये सब बहुत चलता है, ठीक है, और ले भी लेता है। मानो कि ए जो है किसी गरीब की बेटी है, ठीक है, लेकिन लोकल कंपटीशन में जो ए है वो अच्छा डांस कर लेती है, और बी जो है किसी सी का पापा है, वो ए को जाके बोल रहा है कि भाई तुम डांस मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम डांस करोगे तो फिर मेरी बेटी तो फर्स्ट नहीं आएंगे। तो फिर वो क्या करेगा, इसको पेमेंट करने का ऑफर करेगा, और फिर ए भी बोले चलो भाई पैसा मिल जाएगा, गरीब के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे खुददारी होना चाहिए, बट फिर भी अलग बात, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हर चीज Yes, में sir. हाँ, ए इज विल, हाँ बोलो सर। ओके, ऐसा होता है ना सर? Yes, sir. पूरा सब होता है movies में देखे हैं। मूवीज में, मैं तो रियलिटी में नहीं देखा, मैं रियलिटी में बहुत देखा सर। मुझे याद है खड़गपुर आईआईटी कैंपस में अंडर 14 के लिए मैं ट्रायल के लिए गया था। तो मैं गरीब घर से थोड़ी ना हूँ, बट फिर भी वहाँ पर आईआईटी का जो, आईआईटी में ना एक कैंपस होता है आईआईटी खड़गपुर में, एक्चुअली मैं झारग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो आईआईटी में ना टाटा स्टील का एक क्या बोलो सर, एक स्टेडियम है, मतलब जैसे होता है ना टाटा बहुत जगह में स्टेडियम बनाते हैं, तो टाटा स्टील के स्टेडियम में हम लोग का ट्रायल था, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट चुनाव था, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलना है। तो आईआईटी का ये ग्राउंड था सर, मुझे अभी भी याद है, अभी तो बहुत चेंजेस दिख रहा है। तो आईआईटी का टाटा स्टील का कॉम्प्लेक्स, ये टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये केजीबी वाला, तो यहाँ पर ये ऐसे, मुझे पता है सर, ये उस टाइम का बात है जिस टाइम पे धोनी खड़गपुर में था सर, मुझे पता है वो टीटी था, बट मैं जानता नहीं था। बट जब मैं कहानी देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शायद सीनियर्स में वो खेल भी रहा था, आई डोंट नो, बट कहानी कुछ ऐसा है कि हम लोग खेल रहे थे, तो किसी का पेरेंट्स आके सिलेक्टर से ऐसा एक लड़का को टीम में सिलेक्ट कर लिया, ऐसा 2 लड़का को जिनको टीम पे कोई जगह नहीं मिलना था, मतलब अगर सिलेक्शन वाइज देखा जाए उनको बैटिंग करना भी नहीं आता, लेकिन उनको टीम में लिया गया बिकॉज सिलेक्टर्स ने पैसा खा लिया। और कुछ जेन्युइन सी 2 बच्चा था जिनको टीम में लेना था, बट क्योंकि वो गरीब था उनके साथ सेटिंग हो गया। पता नहीं, हम लोग बाद में अपने बीच में बात करते रहे, फिर बाद में जो थोड़ा सा होता ना सर, थोड़ा समझदार बच्चे भी मिल जाते हैं, फिर पता चलता है कि भाई ये तो सेटिंग हो गया। अब चलो सर, आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसे सेटिंग वगैरह होता रहता है। ओके, अब ये समाज के लिए कौन ठीक नहीं है वो अलग बात, बट कॉन्ट्रैक्ट वाइज ऐसा हो सकता है। सब थोड़ा बहुत सब कोई ट्राई करता है ओके हर सर, जगह। हाँ
willingness must be expressed with a view to obtain the assent to the other party to whom the offer is made. Willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. थर्ड पॉइंट, ऑफर का तीसरा पॉइंट सर. तो ऑफर का दूसरा पॉइंट क्या था? ऑफर का दूसरा पॉइंट था फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस. जो पार्टी ऑफर को कर रहा है वो अपना मतलब एक्सप्रेस करेगा विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. या तो कुछ करने के लिए ऑफर होगा या तो कुछ ना करने के लिए ऑफर होगा. मतलब तुम डांस मत करो स्टेज में, ये एक ऑफर हो सकता है, और मैं अपना गुड्स आपको इतने दाम में बेचना चाहता हूँ, ये भी एक टू डू के लिए था. एक टू डू के लिए था और एक नॉट टू डू के लिए था. हाँ सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? टू डू ऑफर और नॉट टू डू ऑफर क्या रे? टू डू और नॉट टू डू समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. यस सर. अब नेक्स्ट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड. मतलब आप जिसको ऑफर कर रहे हो, तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है सर? आप जिसे ऑफर कर रहे हो उसमें आप उसका एसेंट तो लोगे ना. विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद ए व्यू, मतलब आप ऑफर करोगे तो ऑब्वियसली आपके मन में चलेगा ना कि ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, है ना? तो आपका ये विलिंगनेस भी होना चाहिए. must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. मतलब हम जिसको ऑफर कर रहे हैं वो मेरा ऑफर मान जाए, यही ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. A tells B that he desired to marry by the end of 2019. Okay, A tells B that he desired to marry by end of 2019. It does not constitute an offer of marriage by A to B. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent. मतलब ए बी को बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें 2019 के एंड तक शादी कर लूंगा. बट क्या है इसमें कोई ऑफर फीलिंग आ रहा है सर? हाँ, ये ऑफर नहीं है, ये प्रॉपर ऑफर नहीं हुआ. Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the offer. Thus, in the above example, if further adds, "Will you marry me?" it will constitute an offer. 2019 के एंड पे मैं तुम्हें शादी कर लूंगा, ठीक है, ये कोई ऑफर नहीं हुआ. कि डिजायर टू मैरी, मैं सोच रहा हूँ कि 2019 के एंड में तुमसे शादी कर लूंगा, बट ये क्या ऑफर हुआ? ये कहना चाहिए था ना कि विल यू मैरी मी बाय द एंड 2019. हाँ, ये स्टेटमेंट हो गया. हाँ, ये स्टेटमेंट हो गया, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं हुआ. बिकॉज इसमें आप ऑपोजिट इंसान का एसेंट लेने के लिए बात किया ही नहीं. एसेंट मतलब ओपिनियन. एसेंट मीन्स ओपिनियन. आप ओपिनियन के बारे में सोचा कहाँ आपने? हाँ, आपको ओपिनियन चाहिए ना. ऐसे नहीं आप शादी करोगे, भाई बी को भी तो पूछ लो कि वो शादी करना चाहते कि नहीं चाहते. हाँ, ये बोल दिया भाई अब मैं शादी करूंगा, बट बी से भी पूछो कि वो कब शादी करना चाहते या फिर वो तुम्हें शादी सच में करना चाहते कि नहीं चाहते. हाँ सर, तो ये रहा बात सर. तो विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी. मतलब क्या तुम बात कर रहे हो उससे बहुत कुछ मैटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में या फिर किसी भी तरह का लॉ में. फोर्थ पॉइंट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है सर, नेगेटिव भी हो सकता है. Thus, doing is a positive act and not doing or abstinence मतलब रोकना, abstinence मतलब रोकना, is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. मतलब कुछ करना और कुछ करने के लिए रोकना, दोनों लॉ की नजर से सेम इफेक्ट देता है. दोनों ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना जरूरी है. अब कोई बोलेगा सर अगर इलीगल मैटर है वो अलग बात ना सर, इलीगल तो वॉइड हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही है. बट अगर लॉ की नजर से ऑफर वैलिड है कि नहीं है, उसकी नजर से अगर देखा जाए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता. टू डू है कि नॉट टू डू, फर्क नहीं पड़ता. लॉ की नजर से दोनों सेम है. ये ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 3 lakhs इज एन एक्ट ऑफ डूइंग. इन्हें बोला बी को भी मैं अपना गाड़ी तेरे को 3 लाख पे सेल करूंगा, ये एक्ट ऑफ डूइंग है. सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी एंड दिस इज अ पॉजिटिव ऑफर. हाँ सर, ये पॉजिटिव ऑफर है. बट व्हेन A asked B after his car meets with an accident with B's scooter. A और B दोनों गाड़ी में आ रहा था. A और B दोनों स्कूटर में बैठ के आ रहा था, स्कूटी में बैठ के, बट दोनों में एक्सीडेंट हुआ. ठीक है, तो A asked B after his car meets with an accident with B scooter. तो B के स्कूटर में एक्सीडेंट हुआ A के स्कूटर के साथ. तो A B को ऑफर कर रहा है not to go to court
not to go to court and he will pay the repair charges to B. तुम कोर्ट में मत जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में मत जाओ एक्सीडेंट के लिए, जो भी बातें हैं हम यहीं पर सुलझ लेते हैं, सारा का सारा रिपेयर चार्जेस जो भी डैमेजेस तुम्हें हुआ है वो मैं दे दूंगा। इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस। ये कहते हैं सर किसी को कुछ करने से रोकना या फिर एब्स्टिनेंस करना। बात समझ रहे हो सर? हेलो? यस सर। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है सर, फंडामेंटल लॉ बोल के एक लॉ होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिखाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, जनरल लॉ का पार्ट है सर। उसमें सिखाया जाता है आप किसी को कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते, ठीक है? वो फंडामेंटल लॉ है। ये फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी मर्जी से कोर्ट जा सकते हो, किसी के भी अगेंस्ट में केस बना सकते हो, जो भी आपको बोलना है, बट प्रूव करना पड़ेगा व्हाटएवर। पॉइंट इज दैट यहाँ पर ए बी को कोर्ट जाने से रोक रहा है, बट सवाल यह है कि क्या उसको थ्रेट दे रहा है कि भाई कोर्ट जाएगा तो फिर मार डालूंगा जान से, ऐसा बात है तो फिर वो तो कोर्सन हो जाएगा। बट यहाँ पर ए बी को ऑफर कर रहा है, भाई अगर ए मान जाता है, ए बी को बोल रहा है, अगर बी मान जाता है कि ठीक है भाई नहीं जाते कोर्ट, दे दो मेरा डैमेज, हो गया बात। लेकिन जो भी है नॉट टू गो टू कोर्ट, मतलब नॉट टू डू समथिंग, ओके, कुछ ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। भाई तुम कोर्ट में मत जाना, पुलिस के पास मत जाना, जो बात है यहीं पर सुलझ लेते हैं, यहीं पर पूरा का पूरा मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव वे में ऑफर, नेगेटिव ऑफर, बट दिस इज ऑल्सो वैलिड इन द आई ऑफ लॉ, नो प्रॉब्लम इज देयर। बोलो सर, बोलो, क्लियर है या नहीं सर? बात पल्ले पड़ा कि नहीं, बोलो सर। यस सर। नाउ सर, काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड, टू हुम मेड, कैसे कर रहे हो, किसको कर रहे हो? हाउ मेड में एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, टू हुम में जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। बहुत इंटरेस्टिंग है सर इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट, आप तो हर पॉइंट में इंटरेस्ट जोड़ रहे हो। इंटरेस्ट टू दी पावर 4 हो गया, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बोल के दिमाग खराब कर रहे हो सर। दिमाग थोड़ा खराब करना जरूरी है, अगर दिमाग अनयूज रह जाएगा तो ऐसा अनयूज दिमाग लेके क्या करोगे? हाँ, फिर से जन्म लेना पड़ेगा यूज करने के लिए। इसलिए जितना है यूज कर लो, यूज करते करते कंप्यूटर जैसे खत्म हो जाते हैं, जरूरत पड़ने से रैम बढ़ा लो। ओके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में अभी बात करेंगे। अच्छा, काइंड्स ऑफ ऑफर, हाउ मेड, टू हुम मेड। हाउ मेड में एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टू हुम में जनरल, स्पेसिफिक। अब यही में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में थोड़ा डिटेल्स बात होगा। जनरल ऑफर किसको बोलेंगे, स्पेशल ऑफर किसको बोलेंगे, काउंटर ऑफर किसको बोलेंगे, क्रॉस ऑफर किसको बोलेंगे, स्टैंडिंग ऑफर किसको बोलेंगे। अरे भाई दुर्गा पूजा का जैसे भाषण चलता है वैसा। लेकिन बात यही है कि भाई आपको समझना पड़ेगा, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। सर एक एक करके समझा दो। ओके सर, समझना मतलब केस लॉ, जनरल ऑफर समझना है बट केस लॉ आगे जाएगा सर। चलो सर, आज आप लोगों के साथ मैं एक केस लॉ तो जरूर चर्चा करूंगा। इंटरेस्टिंग केस लॉज है, आप लोगों को लीगल रीजनिंग भी बोला जाता है इसको सीएस में, ठीक है? तो ये केस लॉज जो है सर, ये आपको पढ़ने का आदत होना चाहिए, समझने का आदत होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली केस लॉ ही है जो आपका नॉलेज बढ़ाएगा कि पहले कब क्या क्या हुआ है। बेसिकली लॉ का इतिहास जानना है, बेसिकली लॉ में कब क्या हुआ है और उसके ऊपर बेसिस करके लॉ में क्या चेंजेस आया है, दैट इज द मेन पॉइंट सर। ये सब लैंडमार्क जजमेंट केसेस है, ठीक है? मतलब किस टाइम पे लॉ में कब क्या हुआ था, उसके बेसिस में लॉ में काफी बदलाव हुआ है और उसी के ऊपर बेसिस करके लॉ में चेंजेस लाया गया है। चेंजेस मतलब जो जरूरत पड़ गया, ठीक है? तभी आप आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिजनेस लॉ पढ़ते हो सर। चलो जनरल लॉ समझते हैं। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर में इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, hence anyone can accept and do the desired act। मतलब जो ऑफर सबके लिए होता है एंड कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। सिंपल बात है, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल चल रहा है, क्या किसी एक के लिए या सबके लिए? जल्दी बोलो। सबके लिए। तो ये स्पेसिफिक ऑफर है कि जनरल ऑफर है? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। তো প্লাস মেম্বারশিপে যেটা আছে, প্লাস মেম্বারশিপে একদিন আগে থেকে বিগ বিলিয়ন ডেটা দিয়ে দেয়। इसका मतलब जो प्लस मेंबर्स है उनको एक दिन पहले से मिलेगा, दैट मीन्स वो उनके लिए स्पेसिफिक हो गया जो प्लस मेंबर्स हैं। वेरी गुड सर, अब बात समझ रहे हो सर? जनरल मतलब सबके लिए,
बट जब क्लास मेंबर का बात आ गया, ठीक है, या प्राइम मेंबर जैसे अमेजन में होते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात आ जाए तो फिर वो हो जाएगा स्पेसिफिक। एक दिन पहले अगर आपको बिग बिलियन डे का मजा लेना है, लुफ्त उठाना है, तो फिर आप एक दिन पहले का ले सकते हो। तो ये स्पेसिफिक और जनरल में बेसिकली फर्क होता है कि जब स्पेसिफिक बता दिया जाए पॉइंट में तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, और जब स्पेसिफिक नहीं कहा जाएगा तब वो जनरल हो जाएगा। लेकिन अब ये बात आपके लिए क्या मायने रखता है, देखो सर, एक केस पढ़ेंगे सर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इंटरेस्टिंग केस है। In terms of Section 8 of the Act, anyone performing the conditions of offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is retracted or withdrawn. जब तक general offer withdrawn नहीं किया जाता या फिर उसको हटाया नहीं जाता, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. Because general offer एक continuing offer होता है, जब तक ये चलता है तब तक कोई भी accept कर सकता है। ऐसा ये केस हुआ था 1893 में, बहुत पुराना बात है सर, बट पुराना बात 1893 में ये बात जितना वैलिड था आज भी उतना ही वैलिड है सर। और मजा का बात है, ये कार्लाइल और स्मोक बॉल कंपनी का केस आपको और इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा बिकॉज वो भी एक वायरस का समय था और ये भी एक वायरस का समय है। वायरस देन एंड वायरस नाउ। हाँ सर, तब भी वायरस था और अब भी वायरस आया है, और मजा का बात है तब का जो वायरस है ना वो वायरस आज भी होता है। हाँ सर आप लोगों को इन्फ्लुएंजा होता है, आपको क्यों, सबको होता है आजकल इन्फ्लुएंजा। हम लोग जिसको नॉर्मल ज्वर बोलते हैं, कि बोलिए हमरा नॉर्मल ज्वर इन द सेंस फीवर, बुखार। हाँ सर, किसी को कुछ हुआ है, अगर कोरोना नहीं हुआ है, मलेरिया नहीं हुआ है, तो फिर क्या बोलते हैं, ऐसे नॉर्मल फीवर है सर। नॉर्मल फीवर इन मैक्सिमम केस, ऐसे मुझे मेडिकल का इतना नॉलेज नहीं है, बट मैक्सिमम केस में मैंने जितना सुना कि ज्यादातर केस में वो इन्फ्लुएंजा है। हाँ सर, क्या आप लोग जानते हो कि नहीं? इन्फ्लुएंजा वायरस बोले। यस सर, तो ये उस टाइम का बात कर रहा हूं मैं जब इन्फ्लुएंजा आया था, ठीक है। इन दिस फेमस केस, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट a reward of 100 pound would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्मोक बॉल एक तरह का वो विक्स टाइप का चीज होता था, जैसे विक्स आप लोगों ने यूज किया ना। अरे एक होता है सर जिसका नाक बंद हो जाता है ना, नोज ब्लॉकिंग जब होता है सर्दी होके, तो वो विक्स लिया जाता है। विक्स का एक होता है सर, एक तरह का, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब टाइप का होता है उसको, हाँ क्या बोलते हैं उसको, इनहेलर। हाँ, विक्स का इनहेलर टाइप का। हाँ, उसको नाक में जोर से टानने से एक रिलीफ मिलता है। तो ये भी स्मोक बॉल भी ना कुछ ऐसा ही एक इनहेलर टाइप का बनाया था, ठीक है, जो बनाया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने। अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस, उसमें बोला गया था कि इसको लेने के बाद, मतलब स्मोक बॉल्स लेने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाए तो उसको 100 पाउंड मिलेगा। सर 1893 में 100 पाउंड मजाक नहीं है। आज के डेट में हिसाब करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मोस्ट ऑफ लास्ट टर्म में जो पढ़ा था, हिसाब किया था, कुछ 75 लाख आसपास कुछ होगा। 100 पाउंड देन 100 यूके पाउंड, एक सेकेंड देखते हैं तभी का, मतलब एक बार मैंने हिसाब लगाया था कि मतलब ऐसे आज के डेट में 100 पाउंड मतलब कितना है, देखो तो आज के डेट में 100 यूके पाउंड इन रुपीस करो कितना होता है, देखो तो सर 102 টাকা বোধহয়। नहीं सर 10,000। ও 100, আমি 1 পাউন্ড বললাম স্যার। 100 पाउंड सर 10,000 रुपीज इन टूडेज, आज के डेट में ये वैल्यूएशन है। मतलब आप सोचो कि 1893 में अगर किसी को 10,000 मिलता था तो क्या बात हो जाता था उसका। 1893 में 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। अब लोग अगर कभी बेलूर मठ विजिट किए हो, बेलूर मठ जो स्वामी विवेकानंद जी जो बनाया रामकृष्ण मिशन के लिए, मुझे पता है सर, वो 30,000 रुपीज में 1893 के आसपास के टाइम पे 30,000 में वो बेलूर मठ का पूरा जमीन खरीदा गया था। अभी आप समझ लो, और आज के डेट में बेलूर मठ का क्या वैल्यूएशन है, ठीक है, मतलब 300-400 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन हो जाता है। तो जो भी हो, छोड़ो, वो अलग बात है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा अमाउंट कंपनी ने ऑफर किया था, जिस मतलब ये रिवॉर्ड के बारे में, कि जो कोई भी स्मोक बॉल लेने के बाद अगर किसी को भी बुखार होता है, सर आप रियल देखना चाहते हो, कहाँ चला गया कार्लाइल, ये देखो
ये रियल केस है, आप चाहो तो विकिपीडिया में जाके भी चेक कर सकते हो, इसका विकी है, मतलब इतना फेमस केस है कि विकी बन गया कि ये देखो सर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, रियल न्यूज दिखाता हूं आपको, पुराना बात है तो न्यूज में ही मिलेगा सर, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ यस सर। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है देखो नीचे, विल पॉजिटिवली क्योर, दिख रहा है? कार्बोलिक स्मोक बॉल विल पॉजिटिवली क्योर 100%, 100 पाउंड, 100 यूके पाउंड रिवॉर्ड अगर उसको इन्फ्लुएंजा होता है तो, विल अवॉर्ड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इफ ही अट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, बाद में यही ऑफर 100 पाउंड से 200 पाउंड कर दिया गया था, मुझे खबर है, मतलब इसके बाद मैंने इसको, अगर आप स्टडी करोगे पूरा केस को, पूरा कहानी स्टडी करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा, यही 100 पाउंड बाद में, ये देखो सर, ये बाद में 100 रिवॉर्ड को ये लोग 200 पाउंड भी कर दिया था। ठीक है, नाउ ऑफर 100 पहले था, बाद में ये 200 का हो गया, ये विकी सोर्स से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे रियल केस आपको अगर मिल जाए, ऐसे ये रियल केस पूरा का पूरा यहाँ पर बता हुआ है, पूरा स्टोरी आपको यहाँ पर दिख सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ये जो लॉयर्स थे, लॉर्ड जस्टिस लिंडले, ये क्या बोला था, डिटेल से स्टोरी है, कहानी है, जिसको लॉ में दिलचस्पी है बहुत ज्यादा वो पढ़ाई कर लो सर। ठीक है, जितना जानोगे उतना अच्छा, बट यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी advertised in several newspapers that a reward of 100 pound would be given by any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic smoke ball company, according to the printed directions. One lady, Mrs. Carlyle used the smoke balls as per the directions of company and even then suffered from influenza. Held she could recover the amount as by using the smoke balls he had accepted the offer. जैसे ही उसने स्मोक बॉल्स को यूज किया था, वो एक्चुअली ऑफर को एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्टेंस के बाद उसको फिर भी बुखार हुआ था, तो जैसे अगर मानो कि आज के डेट में अगर ये आपका कोवैक्सीन या कोविशील्ड, हाँ सर, ऐसे कंपनीज ने अगर बोल दिया कि जो कोई भी कोवैक्सीन लेने के बाद अगर किसी को कोरोना हो जाए तो कंपनी उसको 1 लाख रुपीज रिवार्ड देगा। हाँ सर, मजा आ जाए ना सर, ऐसा बोल दिया तो सब कोई दौड़ दौड़ के लेने जाएगा। हाँ क्या रे? হ্যাঁ স্যার, আমি আগে বৃষ্টিতে ভিজে নেব। सबसे पहले तो बारिश में भीगेगा फिर लेगा। बारिश में क्यों भीगेगा? तो बर्फ वाला पानी में नहा लेना। ठीक है, तो एक डब्बा में बर्फ भरना और उसके अंदर 1 घंटा चुपचाप खड़ा रहना, उसके बाद चले जाना, फिर बोलना कि मेरे को इन्फ्लुएंजा हुआ है। लेकिन वो भी चेक करना पड़ेगा ना सर, ये इन्फ्लुएंजा आया कि नहीं आपके बॉडी में, नहीं आया, बट इनको इन्फ्लुएंजा आ गया था फिर भी, इसीलिए कार्लाइल ने, मिसेस कार्लाइल को ये रिवार्ड मिला था सर। ठीक है, तो यही बात है सर, लेकिन ये ऑफर जनरल था, सबके लिए था। मिसेस कार्लाइल ने ऑफर एक्सेप्ट किया, कैसे ऑफर एक्सेप्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने इनहेलर लिया था स्मोक बॉल का, और लेने के बाद भी उनको हुआ, एंड दैट्स व्हाई ये ऑफर एक्सेप्टेंस में बदल गया सर। ठीक है, क्लियर है सर जनरल ऑफर? हेलो, यस सर स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल और स्पेसिफिक कैसा होता है? जो किसी स्पेसिफिक वे में किसी के लिए होता है। When the offer is made to a specific or a certain person, it is known as specific offer. इसके ऊपर भी एक फेमस केस है सर, बोल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है, ये बोल्टन और जोन्स का केस मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ पर और एक बंदा होता है ब्रॉकल हार्ट, लेकिन केस बना था बोल्टन और जोन्स के बीच में, और एक जन था इसमें केस में ब्रॉकल हार्ट। तो सर ये ब्रॉकल हार्ट, बोल्टन और जोन्स का जो केस है, मैं आपको केस ऐसे बाद में, मैं फिर से इसका टॉपिक डिस्कशंस बाद में भी है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे मानो कि चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्नेहेश को लेता हूँ, सोमपौध को लेता हूँ, और किसका नाम ले दूँ? स्नेहेश आ गया, सोमपौध आ गया, विश्वजीत या सौभिक, किसी को भी ले लेता हूँ, चलो विश्वजीत दे दिया। ठीक है, स्नेहेश, सोमपौध और विश्वजीत। ठीक है, अब देखो सर, विश्वजीत का एक शॉप था। ठीक है, शॉप है। ठीक है, जो शॉप किस चीज का शॉप है? अरे विश्वजीत लीची बेचता था ना हम लोग एग्जाम्पल में। चलो विश्वजीत का लीची का बिजनेस है। ऐसे विश्वजीत इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर का लीची बड़ा फेमस है, इसलिए विश्वजीत का मैंने बना लिया लॉ के क्लास में, उसका लीची का दुकान है। जिसको जिसको लीची खाना है, लीची के जब सीजन आएगा तो ऑर्डर कर देना। अब विश्वजीत का लीची का शॉप है,
तो स्नेहेश को पता है कि भाई विश्वजीत लीची बेचता है, ठीक है, बात को समझिएगा सर। तो स्नेहेश का पुराना दोस्त है, तो फिर वो बोला कि भाई विश्वजीत मेरे लिए लीची सेंड भेजना। लेकिन जिस दिन स्नेहेश ने विश्वजीत को लीची ऑर्डर किया, उसके ठीक एक दिन पहले विश्वजीत ने अपना दुकान संपोद को बेच दिया था। अब बात को समझ रहे सर? स्नेहेश ने लेटर लिख के विश्वजीत को बोला भाई मेरे लिए लीची, लेकिन ये लेटर विश्वजीत के पास पहुंचा कि संपोद के पास पहुंचा? क्या लगता है? संपत के पास, क्योंकि उसने खरीद लिया। क्योंकि संपद ने एक दिन पहले ही वो खरीद लिया। जब स्नेहेश ने लेटर भेजा तो वो लेटर आके पहुंचा संपद के पास। संपद ने क्या किया, लीची जो है, जो जितना बास्केट का बोला था वो स्नेहेश को भेज दिया और साथ में बिल भी दे दिया, साथ में बिल भी दे दिया। स्नेहेश बोला कि भाई मैं संपद को तो पेमेंट नहीं करूंगा। क्या स्नेहेश को संपद को पेमेंट करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ सर। नो सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो था ही नहीं। नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि स्नेहेश को पता ही नहीं है कि संपद का बिजनेस है ये। या तो संपद को बोलना चाहिए था कि भाई लेटर तो विश्वजीत के नाम पे था, लेटर तो संपद के नाम पे था ही नहीं। स्नेहेश ने जो लेटर भेजा था लीची भेजने के लिए, वो तो विश्वजीत के लिए था। तो संपद बीच में कहां से आ गया? क्योंकि दुकान संपद के नाम पे हो गया और संपद ने सोचा कि भाई अच्छा कस्टमर मिल गया, इसको बेच देते हैं, मेरे को पैसा मिल जाएगा। बेच दिया और स्नेहेश ने उसको कंज्यूम भी कर लिया। अब जब पैसा मांग रहा है, संपद पैसा मांग रहा है, विश्वजीत नहीं, तब स्नेहेश बोल रहे कि भाई मैं तो तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफर तो मेरे तुम्हारे साथ नहीं हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ नहीं हुआ था और मैंने स्पेसिफिकली विश्वजीत के नाम पे चिट्ठी भेजा था। तो तुमको बताना चाहिए था ना। तो उसमें क्या करना चाहिए था? संपद को इंटीमेशन करना चाहिए था स्नेहेश को कि स्नेहेश अभी ये दुकान विश्वजीत का नहीं है, ये दुकान मेरा है। अगर तुम अभी भी बोलते हो कि लीची तुम्हें चाहिए, मैं लीची तुम्हें शेयर भेजता हूँ। अगर उसमें स्नेहेश एक्सेप्टेंस देता तो जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता, है ना सर? यस सर। क्या बात समझ में आया सर? तो ऐसा ही केस ये बोल्टन जोन्स और ब्रोकलहार्ट के बीच में हुआ है, ठीक है। जोन्स ने चिट्ठी भेजा ब्रोकलहार्ट को, ब्रोकलहार्ट ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया था। यही केस है। मैं ये रियल केस आपको नेक्स्ट दिन ये केस आपको दिखाऊंगा। ऐसे मैं बोल्टन जोन्स लिखूंगा तो आपको ऑनलाइन में दिख जाएगा। एक सेकेंड रुको, अगर हो सके तो आप लोग ऐसे ऐसे केस ढूंढ के पढ़ा करो। बोल्टन वर्सेस जोन्स, बोल्टन और जॉन्स का केस है, कहाँ मिलेगा? स्टोन नहीं, जोन्स, बोल्टन। ये केस मिला है, कोई लॉ का केस का कोई वेबसाइट है, बट फैक्ट यही है जो यहाँ पर लिखा है, मुझे पता है। मैं ये फैक्ट आपके किताब के अंदर भी है, नोट्स के अंदर, मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोग। देखो, जोन सेंट ए रिटन ऑर्डर फॉर गुड्स टू शॉप व्हिच इज ओन्ड बाय ब्रोकलहार्ट एंड व्हिच वाज एड्रेस्ड टू हिम बाय नेम अननोन टू द डिफेंडेंट. Brocklehurst had earlier that day sold and transferred his business to Bolton, but Bolton fulfilled the order and delivered the goods to defendant without notifying him that he had taken over the business. मतलब विश्वजीत ने बताया नहीं, इस संपद ने बताया नहीं स्नेहेश को भाई बिजनेस उसके नाम पे हो गया. The defendant accepted the goods and consumed, and they believed that they had been supplied by Brocklehurst. मतलब सोचा कि भाई विश्वजीत ने ही भेजा है. When he received Bolton's invoice, he refused to pay. It's claiming that he had intended to deal with Brocklehurst. मैंने तो ब्रोकलहार्ट के साथ बिजनेस किया था, तुम कहां से आ गए और तुम मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, तो ये था केस. ये पूरा केस इसमें है, आप ऑनलाइन में थोड़ा सर्वे करोगे ना तो आपको पूरा केस मिल जाएगा. ठीक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो केस को, बट मैंने आपको स्टोरी पूरा बता दिया सर. तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर था, ऑफर विश्वजीत के लिए था, बॉल्टन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. एक्सेप्ट करने से पहले एक बार बताना चाहिए था सर जॉन्स को कि भाई अभी बिजनेस मेरे नाम पे है. Is this point clear, sir? Yes. यस सर. ऐसे बहुत सारे केसेस है, बट अगर आप लॉ को अच्छे से समझना चाहते हो, अगर आप ऐसे स्टोरी और मतलब स्टोरी मतलब ये रियल केसेस है, ये केसेस जितना पढ़ोगे ना, इसको लीगल रीजनिंग भी बोलते हैं सर, जितना आपके दिमाग में ये लॉजिक घुसता जाएगा उतना आपका लॉ में मतलब प्यार मोहब्बत बन जाएगा. ठीक है, फिर लॉ टफ नहीं, लॉ इजी लगेगा. ठीक है, लॉ लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छे से याद रहेगा. ये ऑफर टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट. दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर.
ए ने बोला कि मैं अपना गाड़ी तेरे को एक सर्टेन दाम पे बेचना चाहता हूँ, तो ये पूरा का पूरा ऑफर ए और बी के बीच में ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि ए ने बोला कि मैं अपना गाड़ी किसी को भी बेचना चाहता हूँ जो भी मुझे ये पर्टिकुलर दाम दे, तो वो हो जाएगा जनरल ऑफर। बट यहाँ पर बोला कि मैं बी को ही बेचूंगा और एक स्पेसिफिक रेट में बेचूंगा, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक ऑफर। ओके, सिंपल सी बात है सर। ओके, नेक्स्ट, जनरल हो गया, स्पेशल या स्पेसिफिक हो गया। सर क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर कैसा? क्रॉस मतलब ऑफर क्रॉस करके एक दूसरे के पास चला जाएगा बट किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offer. Wait sir, ये लाइन आपको याद रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप मैटर को समझ जाओ। There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another offer. Point to be noted and please try to understand. If A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs, ध्यान से सुनिएगा केस। A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakhs and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakhs. A proposal कर रहा है कि वो proposal बना रहे, बोलो सर, हेलो, किसी को कुछ कहना है क्या? अनम्यूट हुआ था सर, बोलो। एनी क्वेश्चन सर? ओके सर, मे बी बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। इफ ए मेक्स ए प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर रुपीज 2 lakhs एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार टू फॉर 2 lakhs, मतलब सिंपल बात है। फिर से मैं स्नेहेश, संपद एंड विश्वजीत के बीच में एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ सर, ठीक है। स्नेहेश, सॉरी संपद और यहाँ पर नहीं रहेगा, संपद को हटा देता हूँ। स्नेहेश एंड विश्वजीत, ओके, यहाँ पर दो पार्टी में ही काम चल जाएगा। स्नेहेश सोच रहा है कि वो विश्वजीत को 2 लाख में गाड़ी बेचेगा, प्रपोजल बना रहा है, ठीक है। स्नेहेश मेक्स ए प्रपोजल टू सेल हिज कार टू विश्वजीत, ठीक है, 2 लाख में, 2 लाख का ही प्रपोजल बना रहा है। बट विश्वजीत को इसके बारे में पता नहीं कि स्नेहेश भी ऐसा प्रपोजल बिल्ड कर रहा है, तो विश्वजीत ने भी एक ऑफर लेटर लिया, ठीक है, मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम कार एट 2 lakhs फ्रॉम ए। मतलब ये सोच रहा है, मतलब ऑफर करने के लिए ये सोच रहा है और ये भी ऑफर करने के लिए सोच रहा है, और सोच के एक दूसरे को चिट्ठी भी दिया, ठीक है। मतलब स्नेहेश ने भी चिट्ठी दिया विश्वजीत को, ईमेल किया या मेल किया कि भाई मैं अपना गाड़ी तुमको 2 लाख में बेचना चाहता हूं, और विश्वजीत भी विदाउट नोइंग दैट कि स्नेहेश ने उसको चिट्ठी भेजा है, विश्वजीत ने भी अपना चिट्ठी दिया कि भाई स्नेहेश मैं तेरा गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहता हूं। सर क्या विश्वजीत का ये कहना एक्सेप्टेंस है क्या? नो सर, ऑफर दोनों तरफ से ऑफर। ये एक्चुअली दोनों तरफ से ऑफर है, तो ऐसे ऑफर को क्रॉस ऑफर कहते हैं। स्नेहेश को नहीं पता कि विश्वजीत ऐसा लेटर लिख रहा है और विश्वजीत को नहीं पता कि स्नेहेश ऐसा ऑफर लेटर दे रहा है। तो जब ये दोनों के बीच में पता नहीं है बट मतलब कोइंसिडेंटली दोनों घटना घट रहा है, ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसे ऑफर को क्रॉस ऑफर कहते हैं या क्रॉस प्रपोजल कहते हैं। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस as B was not ever a proposal made by A, किसी को नहीं पता, it is only cross proposal या cross offer, and when two person makes offer to each other it cannot be treated as mutual acceptance। एक दूसरे को ऑफर कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से ऑफर होना चाहिए, अगर स्नेहेश की तरफ से ऑफर था तो विश्वजीत की तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, बट विश्वजीत ने एक्सेप्टेंस नहीं, विश्वजीत ने भी ऑफर ही किया। तो ये दोनों ऑफर कभी एक्सेप्ट, ऐसे सुनने का लग रहा है कि भाई दोनों तो राजी है सर। जी का होटल। अरे बाप रे, क्या हो गया रे, किसका इतना बड़ा आवाज था? ओके सर, ऑफर टू ईच अदर। हाँ सर, ये एक दूसरे को ऑफर कर रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे को ऑफर कर रहा है, इसमें विश्वजीत की तरफ से भी कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं। अगर लेकिन एग्रीमेंट बनने के लिए तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, लेकिन विश्वजीत भी तो ऑफर ही कर रहा है। And when two person makes offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. अब बाद में ये बात दोनों के अंदर बन जाएगा शायद, बिकॉज दोनों एग्री है, बट ऐसे केस को कभी मतलब एक्सेप्टेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सेप्टेड है, तो इसको ऑफर माना जाए? नहीं, ये ऑफर नहीं है, ये क्रॉस ऑफर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा इसमें कोई बाउंडेज नहीं है। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए केस। ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
बिकॉज दोनों ही ऑफर के केस में रह गया, और इसके इस तरह का ऑफर को क्रॉस ऑफर कहते हैं सर। बोलो सर, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सवाल? बोलो बोलो सर, बोलो। आप लोगों का सवाल बहुत कीमती है, बोलो सर। क्लियर क्या? यस सर, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। यस Yes. सर। सर काउंटर ऑफर देखो, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या है सर? ये बार्गेन किए हो ना आप लोग दुकान में जाके, कभी बार्गेन किए कि नहीं किए? बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। जस्ट ए बार्गेनिंग। काउंटर ऑफर को याद रखना है तो बार्गेन करना, ठीक है। बार्गेन में क्या होता है, आप दुकान में जाके दुकानदार को कुछ दाम पूछते हो, दुकानदार ने प्रोडक्ट का दाम बोला 500, आपने क्या बोला? दुकानदार ने जब 500 बोला, आपने हाँ नहीं बोला, ठीक है, आपने बोला दादा 300 होगा, 300 हवे। आपने जब 300 हवे बोला तो इट्स ए न्यू ऑफर, ये न्यू ऑफर है। वो पुराना ऑफर मतलब दुकानदार का ऑफर खत्म हो गया, दुकानदार ने बोला था 500 में लेके जाइए, आपने बोला 300 हवे की नहीं की, आपने क्या बोला? 300 हवे नहीं की। तो आपने जब 300 बोला ना, वो पुराना ऑफर खत्म, इट्स अ न्यू ऑफर, ठीक है। तो इस तरह का ऑफर को काउंटर ऑफर कहते हैं सर, एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, ठीक है। लड़ाई चलेगा, अब जब तक लड़ाई चलेगा तब तक काउंटर, और एक लास्ट में जब जाके बात बनेगा तब एक्सेप्टेंस में बदल सकता है। बोलो सर, बोलो। सर वो काउंटर अटैक टाइप का होता है। हाँ यस, काउंटर अटैक टाइप का, इसीलिए तो बोला लड़ाई चलता रहता है। When the offer is offered to qualified acceptance of the offer subject to modification and variations in terms of original offer, बार बार ओरिजिनल ऑफर चेंज हो जाता है। He is said to have made a counter offer. शेयर मार्केट में होता है, आप सोचते हो शेयर 500 में चल रहा है, अचानक 510 हो गया, तो आपको 500 नहीं, फिर मार्केट आपको न्यू ऑफर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का चलता रहता है। लेकिन हाँ, आप अगर सोचते हो कि नहीं मुझे स्पेसिफिक रेट में लेना है, तो उसका भी सिस्टम स्टॉक मार्केट में भी होता है, और नॉर्मल मार्केट में बार्गेन तो होता ही है। तो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। जब जब काउंटर ऑफर होगा, ओरिजिनल जो ऑफर था वो रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसको क्या बोलते हैं सर? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। हाँ सर, ऐसे होता है ना, जैसे दुकान में कैसे होता है मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पर आप मानो कि जैसे हाथी बागान, धर्मतला, गोड़िया हाट, कहीं भी चले जाओ, पहले तुम बार्गेन किया, ठीक है, दुकानदार ने बोला 500, आपने बोला 300, फिर दुकानदार बोला 1% कम नहीं होगा, 500 ही लगेगा, ठीक है। फिर आप चल दिए, फिर आप क्या किए सर? आप चल दिए, फिर दुकानदार भी आपके पीछे पीछे ना थोड़ा बहुत, अरे दादा, अरे दीदी, बोलून ना, आसुन ना, फिर आपको बुला के लाएगा, फिर वो जोर से बोलेगा 350 में लेके जाइए, फिर आप जाके बोलोगे मेरा दाम 300 है, फिर वो पैकेट में डालेगा और आपको देगा, अगर उससे बनेगा तो, अगर उससे बनेगा तो। मतलब ये जो हुआ ना सर, मैं जो कहानी आपको बताया, ये सभी इसके साथ सभी कोई आप लोग कनेक्टेड हो। दिस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एक दूसरे के लिए शर्त बना रहा था, कभी दुकानदार का कंडीशन, कभी आपका कंडीशन, कभी आपका कंडीशन, कभी दुकानदार का कंडीशन। कंडीशनल एक्सेप्टेंस। A offered to sell his plot to B for 10 lakh. B agreed to buy it for 8 lakh. It amounts to counter offer. It will result the termination of the offer A. A का ऑफर जो था वो टर्मिनेट हो गया। If later on B agrees to buy the plot for 10 lakhs, A may refuse. मतलब A ने पहले 10 लाख बोला था, बट B ने बोला था 8 लाख। अगर बाद में B बोला कि ठीक है 10 लाख में दे दो, अगर A का मन बदल गया तो बदल सकता है। बात समझ में आ रहा है सर? ए ने पहले बोला था 10 लाख, बी बोला था 8 लाख, लेकिन जैसे ही बी ने 8 लाख बोल दिया ना, ये काउंटर हो गया। और जैसे ही बी ने 8 लाख बोला, ए का पुराना जो 10 लाख का ऑफर था वो खत्म हो गया। अब अगर फिर से बी बोलता है नहीं नहीं ठीक है 10 लाख में दे दो, और अगर ए बोलता है नहीं मैं नहीं दूंगा आपको, तो चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझे सर? कुछ समझे कि नहीं? Yes, sir. बिकॉज जब जब आप काउंटर करोगे तब तक पुराना ऑफर खत्म हो जाता है, और पुराना ऑफर खत्म होने के बाद अगर फिर से आप पुराने ऑफर में आना चाहते हो, अगर ऑफरर जो है अगर वो एग्री नहीं होता तो आपका बात ना भी बन सकता है। बिकॉज पुराना ऑफर में एक बार काउंटर हो गया तो पुराना ऑफर खत्म। अगर फिर से बात बनेगा तो हो सकता है, लेकिन एक बार ए ने बोला था 10 लाख, बी ने बोल दिया 8 लाख, मतलब ए का 10 लाख का ऑफर खत्म। अब बी का 8 लाख में अगर ए एग्री है तो ठीक है, लेकिन बी बोला नहीं नहीं ठीक है 10 लाख, क्योंकि ए 10 लाख के नीचे आना नहीं चाहता। अब ए बोला नहीं नहीं मैं आपको नहीं बेचूंगा, बोल सकता है,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो गया ना। लड़का ने लड़की को बोला कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लड़का ने बोला मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, फिर 2 दिन बाद आके बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब लड़की बोले कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म, तुम एक बार में हाँ नहीं बोला, 10 बात करते हो। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? हाँ सर। जब पहला हाँ सर, Yes, sir, of course. एकदम सर। जब फर्स्ट टाइम मौका हाँ बोल। প্রথম স্যার সব মেয়েরা নাই বলে, তারপর লাস্টে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হ্যাঁ বলে। अच्छा, तू बहुत एक्सपीरियंस है ना तू। अच्छा ठीक है, चुप रहे। हाँ, आजकल फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है। हाँ, ऐसा बोलेगा ना पूरा भरे बाजार में पीट मतलब मार खाएगा। चुप रह जा, क्लास में भी बुरा भरा पड़ा है। हाँ, एकदम चुप रह जा। कानपुर याद आ जाएगा। कानपुर याद आ जाएगा। ए चुप रहो तुम लोग, मार दो सर स्नेहेश को, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग काउंटर ऑफर। चलो सर, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। सर स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर मतलब एन ऑफर व्हिच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer. मतलब ये होता है ना टेंडर ऑफर, गवर्नमेंट टेंडर बुलाते हैं। हाँ सर, यस सर। गवर्नमेंट का टेंडर होता है। विश्वजीत को अच्छे से पता है बिकॉज विश्वजीत के घर में टेंडर लिया जाता है। हाँ विश्वजीत, यस पापा कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर लेते हैं गवर्नमेंट का। यस आई नो, सही है विश्वजीत? यस सर। तो गवर्नमेंट का टेंडर नोटिस कैसे होता है देखो। आप लोगों ने कभी टेंडर नोटिस देखा? यस सर, 1-2 बार। क्या चाहिए बोलो? वेस्ट बंगाल का टेंडर नोटिस में जा रहे हैं सर। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अलग अलग काम के लिए टेंडर बुलाते हैं। रास्ता बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, बहुत सारा है। किसको ड्रेन बनाना है, चलो ड्रेन बनाएंगे। ये देखो म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट में रैंडमली चूज किया। अर्बन लोकल बॉडीज कहाँ बनाना है, ओपन टेंडर है। देखो क्या लिखा है, ओपन टेंडर। टेंडर कैटेगरी वर्क्स, जनरल टेक्नीशियल नो, पेमेंट मोड ऑनलाइन, इज मल्टी करेंसी अलाउड नो, फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज में काम होगा, नंबर ऑफ कवर्स टू, आइटम वाइज टेक्निकल एवोल्यूशन नो। क्या करना है, अच्छा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आईसीआईसी के थ्रू से होगा। क्या करना है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ड्रेन बनाने का। ठीक है, नीचे बता हुआ है सर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या काम है, सब कुछ नीचे दिया हुआ है। तो ये दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो ऐसे टेंडर गवर्नमेंट बुलाते हैं। तो जिसको टेंडर लेना है, ओपन है, स्टैंडिंग है, तो टेंडर अभी चलेगा। ऑडिट का भी होता है, ऑडिट का भी टेंडर होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। जब मैं फार्म का काम करता था सर, उस टाइम पे ऐसे ऑडिट पे टेंडर बुलाता था सर, ऑडिट टेंडर गवर्नमेंट का। मतलब कौन सा गवर्नमेंट मतलब फार्म से ऑडिट करवाएगा उसका एक टेंडर निकलता है। ठीक है, आप लोग भी जब प्रैक्टिस में आओगे ना, आप लोगों को भी पता चलेगा। मैं काफ़ी पुराना बात कर रहा हूँ। तो ये देखो सर, यहाँ पर आपको बहुत सारा है, देखिए रैंडमली। ठीक है, ऑडिट के लिए आपको टेंडर बुलाते हैं। ठीक है, उसमें आपको बोला जाता है कि भाई अलग अलग फार्म उसमें बीड जमा करते हैं कि सस्ता में जो चीप में बेस्ट कर देगा वही, उसी का ऑफर नॉर्मली एक्सेप्ट होता है। तो ये नॉर्मली इस तरह का जो ऑफर होता है ना, ये स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, काफी दिनों तक चलता है। तो ऐसे ऑफर को कंटिन्यूइंग फिर ओपन और स्टैंडिंग ऑफर बोला जाता है। ओके सर, तो ये था अलग अलग टाइप का ऑफर होने का कॉन्सेप्ट कि ऑफर में स्पेशल पॉइंट्स जो था मैंने आपको बताया। कितना टाइप का ऑफर हो सकता है वो भी आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग, अच्छा ये आप लोग प्लीज एक बार घर में गो थ्रू करोगे, वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है। ठीक है, लीगल, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने बोला था, लीगल रिलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिन भी कुछ केसेस होगा, लालमन शुक्ला गौरी दत्त का केस होगा। ठीक है, कंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर वैलिड होने के लिए भी कुछ केसेस है, कुछ केस स्टडीज भी है। हार्वे फेसी का केस है, ये भी बहुत फेमस केस है। मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, ये भी एक फेमस केस है। तो नेक्स्ट दिन भी कुछ केसेस करेंगे और वैलिड ऑफर के लिए भी कुछ और बातें होंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा सर, इन्विटेशन टू ऑफर के साथ ऑफर का क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा स्टोरी है। ठीक है, तो आज तो मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि काफी लोग हैं, इसके बाद मैम के पास क्लास भी है। तो आप लोग एक बार घर में अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा सर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी चर्चा भी जारी रहेगा विथ केस लॉज। ओके सर, बोलो सर।
মক টেস্ট পেপার থাকলে পাঠান না ओके भेज देंगे सर ठीक है স্যার আগের যেটা মক টেস্টের পেপারটা পাঠিয়েছিলেন ওটা চেক করে নাম্বার চেক করে আপনাকে পাঠিয়েছি দেখুন আমি দেখেছি আমি আবার পাঠাবো ঠিক আছে ओके ठीक है सर ओके सर बोलो क्लियर है कि नहीं आज का टॉपिक ऐसे मॉक टेस्ट सबका अलग अलग जिसका जैसा एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से जा रहा है सभी के पास रेडी रहना किसी भी मूवमेंट में सर mock हमको भी test सेंड पहुंच कर जाएगा। दीजिएगा ओके विश्वजीत सबको अपने अपने एग्जाम के हिसाब से मॉक टेस्ट जाने वाला है रेडी करो घर में मेरे प्रैक्टिस पास करो आया नहीं है एक भी ए तेरे को भेजा रे रौनक तेरे को भेजा तो नहीं तो कहाँ अच्छा ठीक है मैं फिर से एक बार भेज देता हूँ ओके साक्षी तो वो स्नेहेश answer से हाँ। कुछ भेजे थे शायद। Yes. आंसर शीट भेजा क्वेश्चन नहीं भेजा अच्छा ठीक है सर कोई बात नहीं Question नहीं थे इसीलिए हम उस दिन बहुत डाउट में थे अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ मैं भेज देता हूँ बाई चांस मिस्टेक हो गया ठीक है ओके सर चलो प्रैक्टिस करो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर में प्रैक्टिस करो सभी को बोल रहा हूँ साक्षी को संपत को नमिता को प्रिया को एवरीथिंग सभी को बोल रहा हूँ सर ठीक है चलो सर फिर आज इतना ही है फिर टाटा Bye, sir. Bye, sir. ओके सर टाटा बाय सर Sir.